बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की एक और प्रोग्रामिंग में अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी दुआ के साथ कि आप लोग खैर खैरियत से अपना और अपनी सेहत का और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। प्रोग्राम का हम आगाज़ करते हैं और वीकेंड का तो आगाज़ हो ही जाता है। और सबसे अच्छी बात ये मुझे लगती है कि आप लोगों के साथ ताल्लुक़ ऐसा है, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस वन, कि वो 5 दिन बाद ही मुलाकात होती है, लेकिन लिटरली जब मैं हफ्ते को प्रोग्राम और मेरी टीम भी हम करने आते हैं तो लगता है पता नहीं महीनों बाद मुलाकात हो रही है। तो आपका प्यार है, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ। और मैं दोबारा आपको बताती चलूँ, बहुत शुक्रिया। एक तो आप लोगों के कार्ड्स मुझे मिलते रहते हैं, मेरी टीम मौसूल करती है, खतूत के ज़रिए आपका हमारा ताल्लुक़ और रब्ता कायम व दायम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो 21 महमूद गज़नवी रोड लाहौर हमारा पोस्टल एड्रेस है, जिसके ज़रिए आप अपना जो कोई भी टैलेंट है आप में, एक तो होता है कि फ़ीडबैक आप प्रोग्राम के हवाले से दें, वो तो सर आंखों पे, लेकिन अगर आपको लगता है आप में कोई टैलेंट है तो आप इसके ज़रिए भी अपने टैलेंट को और हम तक पहुँचा सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम अपने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपको ज़रूर, अगर आप में टैलेंट है तो ज़रूर उसको पूरी दुनिया के सामने पेश करेंगे। अच्छा जी, ऑब्वियसली वीकेंड एट होम की जो सैटरडे प्रोग्रामिंग होती है उसमें मुख्तलिफ सेगमेंट्स का एहतमाम किया जाता है। तो सबसे पहले किचन का सेगमेंट, शेफ़ अनम, और मैंने भी ब्लैक पहना है, अनम ने भी ब्लैक पहना है, वेलकम पहले करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। अनम, यू लुकिंग स्टनिंग। थैंक यू। काले के अलावा आप कुछ नहीं पहनती, क्या मसला है आपका? नहीं, मैं वैसे अब तो मैं कलर्स पहनना स्टार्ट हो गई। वैसे मैंने अभी 100 साल बाद देखा आपको ना एक और रंग में, तो मैं हालांकि मैंने कभी इस तरह नोट नहीं करती जिस तरह टिपिकल होता है, लेकिन मैंने जब इनको कोई और एक दिन कपड़े पहने देखा तो मैंने कहा कि यार डिफरेंट नहीं कुछ लग रहा है। देन फिर मैंने रियलाइज़ किया ये तो पहनती लेकिन आप पे सूट करता है। थैंक यू। अच्छा जी, क्या बनने वाला है आज? हम जो स्नैक में बना रहे हैं वो ब्रेड बॉल्स बना रहे हैं, स्टफ्ड ब्रेड बॉल्स, और उसके साथ हम बनाएंगे कीमा कढ़ाई, और आज हम बना रहे हैं एप्रिकॉट जूस। ओके, तो हम फ्रेश एप्रिकॉट्स के साथ ही एप्रिकॉट का मतलब आड़ू नहीं, खुबानी। खुबानी, हाँ, मुझे भी आपने एक सेकंड के लिए ना सोच में डाल दिया था। आड़ू को पीच। वेरी गुड, थैंक यू, एक्सीलेंट। बहुत सारी दुआएं आपके नाम, यही हम दे सकते हैं आपको। अच्छा जी, आप बनाना शुरू करें। बिल्कुल, और हम रेसिपी की तरफ बढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे प्रोग्राम में। ख़वातीन हज़रात, हर किसी का, और मैं ये समझती हूँ ये बड़ा ज़रूरी है अपना ख्याल रखना। और फिर जब आप सेहत की बात करते हैं तो स्किन सबसे पहले, और फेस की स्किन की बात करें, और आप अंग्रेज़ी में कहते हैं यू आर वॉट यू ईट, यानी कि आप जो खाते हैं वो आपके चेहरे से नुमायाँ होता है। अगर आप अपना ख्याल रख रहे हैं तो आपको बताने की किसी को ज़रूरत नहीं, कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो सब दिखता है आपकी स्किन से। तो स्किन का ख्याल रखना, और ये सिर्फ ख़वातीन या बच्चियों के लिए नहीं, मर्द हज़रात के लिए भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी स्किन का ख्याल रखें। और इसमें कोई उम्र की कैद नहीं होती है कि चूँकि आप टीन्स में हैं या आप अनमैरिड हैं, भाई क्यों, देयर इज़ नो बाउंड्री। आप अपनी सेहत का ख्याल और स्किन का, आपको मुझे लगता है ज़िंदगी की आखिरी सांस तक ख्याल रखना चाहिए। और हेल्दी स्किन अच्छे आपके ओवरऑल जो इंटरनल सिस्टम है उसकी ज़मानत है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। इस हवाले से बात करने के लिए कि क्या कुछ स्किन को बेहतर करने के लिए प्रॉपर तरीके से किया जा सकता है, हमारे साथ हमारी सेगमेंट में मौजूद है वीकेंड एट होम की फैमिली मेंबर डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, और आप कैसी हैं? बिल्कुल जैसे कोई रोबोट्स होते हैं। आजकल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का दौर है। आई नो, तो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ कि उस तरह मुझे नहीं पता था इस बारे में, मेरी बेटी ने मुझे बताया, मैं शौक में चली गई। तो मैंने कहा ज्यादा पता होगा ना आपसे। मुझे तो कंप्यूटर, कुछ आप मेरे से सीख लेती हैं, कुछ आप अनुषा से सीख लेती हैं और प्रोग्राम कर लेती हैं। शुक्र है, शुक्र भाई, इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और सामने मेरे तशरीफ रखती है ब्यूटीफुल सोल, और जब इनसे मुलाकात हुई है रमज़ान पाकिस्तान में, डॉक्टर अरीज जुल्फ़िकार साहिबा से मुलाकात हुई, और फिर वो मुलाकात ऐसी हुई कि हमने कहा कि इनको हमने प्रोग्राम में वक्फे से बुलाते रहना है स्किन के हवाले से बात करने के लिए। शी इज़ अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, शी नोज़ इट ऑल। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अरीज जुल्फ़िकार साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप डॉक्टर साहिबा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच। और सामने तशरीफ रखती हैं हंसती मुस्कुराती हुई, और ये पॉजिटिविटी इनकी है जो इनके चेहरे से झलकती है, और बहुत खूबसूरत आवाज़ की मालिक हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के लिए कोई नया नाम इसलिए नहीं क्योंकि आपकी अपनी है, फ़रा अनवर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, दुआएं, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, डॉक्टर फरजीन साहिबा, दैन स्टार्टिंग फ्रॉम यू, मैंने जिस तरह भी प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि यू आर वॉट यू ईट,
और वो आपकी स्किन से सबसे पहले झलकता है डॉक्टर साहबा? पहली बात तो ये है कि प्रोग्राम के आगाज़ में आपने सारा कुछ वो बोल दिया जो मैंने बोलना था। आपने मेरी लाइनें छीनी, तो अब मुझे नई लाइनें जो है वो बोलनी पड़ेंगी। बात ये है कि स्किन जो है वो आपका कैनवस है, आप अंदर से जो कुछ भी हैं वो आपकी स्किन पे आ जाएगा। और इतनी अजीब सी बात है कि किसी दिन हम थोड़ी सी नेगेटिव थिंकिंग हो, किसी दिन गमज़दा हो, अगले दिन मुंह पे वाज़े साफ नज़र आ जाता है, आपका एक्सप्रेशन जो है वो आ जाता है, आपकी स्किन की टोन बता देती है। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम, इट्स मोर देन स्किन डीप जो हेल्थ होती है, उसको आप अगर फलों से, सब्जियों से, नेचुरल चीज़ों से सही रखें तो आप यकीन माने सुंदस के यू कैन टर्न द होल थिंग अराउंड। मतलब अभी पिछले दिनों एक रिसर्च हो रही थी जिसका आई वॉज अ पार्ट ऑफ इट, एंड दे वर सेइंग कि आप 15 दिनों में कैसे अपनी स्किन को नेचुरल ग्लो लेके आते हैं जस्ट बाय हैविंग जूसेस, ओके, फ्रेश जूसेस, ठीक है, नॉट द डिब्बे वाला, जस्ट बाय हैविंग 5 हेल्पिंग्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड 5 हेल्पिंग्स ऑफ फ्रूट्स, थोड़ी थोड़ी ऐसे फिंगर फूड, गाजर थोड़ी सी खा ली, लेमन थोड़ा सा डाल लिया, एंड यू वुड बी अमेज्ड कि जो टेस्ट बेहतर हुए, जो लैब्स बेहतर हुई, वो तो एक अलग ही कहानी है कि स्किन की कितनी अच्छी ग्लो आई। जो स्किन रिंकल्ड थी, जो फाइन रिंकल्स थे, या जो स्किन लटकने का है कैंसर, वो सारा बेहतर हुआ। दूसरी चीज, हमने नींद बेहतर की। सही, जब आप नींद की सही सर्केडियन रिदम को फॉलो करोगे और सुबह जल्दी उठोगे तो आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करेगी। ट्रू, आई एग्री। डॉक्टर रीच, नाउ नेचुरल ग्लो तो हो गया, थोड़े से हम बेसब्रे भी हैं ना, जिसमें मैं खुद भी अपने आप को सबसे पहले, क्यों मैं दूसरों का कहूँ, ऑब्वियसली आपको फ़ौरन रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। आप दवाई खा लेंगे ना बुखार की तो आप फिर भी तहम्मुल से बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन स्किन के मामले में हमें होता है कि हमें फ़ौरन रिजल्ट्स चाहिए। लोग सीरम्स इस्तेमाल करते हैं, फेस सीरम्स होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि जो आपके चेहरे पर ग्लो है जिस सीरम से, फॉर एग्जाम्पल, तो वो मेरे चेहरे पर भी अच्छी लगेगी। तो सीरम्स का क्या क्राइटेरिया यूज़ करने का? देखिए, एक तो वही बात है कि बेसब्रा होने की चीज़ नहीं, हमारी आवाम को बड़ी आदत है वो 3 दिन में गोरा होना और 3 दिन में सारी दुनिया बदलनी। वो एक्चुअली पॉसिबल होता है, लेकिन फिर उसके बाद दूसरी तरह दुनिया बदल जाती है कि फिर आपके वो जो चेहरे पे बाकी सब कुछ आएगा ना, वो तो आपकी कंप्लीट दुनिया बदल जाएगी। सीरम्स के बारे में भी अगर आप इस्तेमाल करें, कोई खुराक हो गई, कोई भी चीज़ लगाने वाली हो गई, 2, 4, 5 दिन की बात नहीं होती है। इसके लिए आपको एक मुस्तकिल मिजाजी चाहिए, आपको अपनी रूटीन चेंज करनी है, कुछ चीज़ों को शामिल करना है, कुछ चीज़ों को निकाल देना है। आप सीरम से जब इस्तेमाल करना शुरू करते हैं 3 महीने से पहले तो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करें कि कोई भी आपको कुछ रिजल्ट नजर आएगा। ओके, सही। एंड स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस। एक्सीलेंट, बिल्कुल। और वो आपके रिजल्ट्स पायदार भी होंगे और वो लॉन्ग लास्टिंग भी होंगे, आपको लॉन्ग टर्म में चीज़ों से बचाएंगे। विटामिन सी, मौसम ऐसा है, एंटीऑक्सीडेंट है, सीरम्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं उसके। अब उसमें आपने सिलेक्ट कैसे करना है, डिफरेंट फॉर्म्स में आते हैं। जो एस्कॉर्बिक एसिड की फॉर्म में है, दैट इज़ द बेस्ट फॉर्म। इसके बाद उसमें परसेंटेजेस होती हैं 10 to 20%। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो 10% से ऊपर आप नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो 20% तक आप जा सकते हैं, ठीक है। उससे ऊपर आप जाएंगे तो वो आप बेसिकली प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। तो आपने जब कोई भी चीज़ ऐसी ऑन द काउंटर सेलेक्ट करनी है तो आपने सेफ साइड पे रहना है। बिल्कुल सही, ठीक है। वो स्लो हो सकती है लेकिन वो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेगी। यानी मैं 20%, मेरी नॉर्मल स्किन है, मैं 20% वाला सीरम करती हूँ इस्तेमाल, और उसके ऊपर लिखा होता है ये सारी चीज़ें। बिल्कुल। और ऑब्वियसली फॉरेन रिजल्ट्स नहीं, लेकिन वो जो स्मूथनेस है वो फिर ग्रेजुअली आती है और रिजल्ट्स का मज़ा आता है देख के, बहुत मज़ा आता है। और उसमें जिस तरह विटामिन सी के लिए भी आप 2 से 3 महीने आप जब लगाना शुरू होंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस है। बिल्कुल सही। हमारे यहाँ थोड़ी सी ज़रा बेचैनी है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि जब आप विटामिन सी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सन ब्लॉक मस्ट है। ठीक है, बिल्कुल ठीक सही है। आपकी कंप्लीट आपकी एक रूटीन होनी चाहिए। आप एक सीरम लगा के और उसके बाद अगर आप लगा के आप चूल्हे के आगे चले जाएंगे या गर्मी में चले जाएंगे तो उसके प्रॉब्लम्स है। आपको सन ब्लॉक मस्ट है। एक तो वो जो उसकी नेचर है उसको चेंज नहीं करेगा, वो नहीं होने देगा, और प्लस ये कि आपको जो बाकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से नुकसानात होने थे उससे आप बच जाएंगे। बिल्कुल सही। ठीक है। डॉक्टर फरजीन, वो जिस तरह हम बात करें सन ब्लॉक की भी, और डॉक्टर साहबा ने कहा सीरम और ज़्यादातर विटामिन सी, तो विटामिन सी सीरम्स भी करें इस्तेमाल, लेकिन आप जो नेचुरल सोर्स से आपको मिलता है, माल्टे से मिलता है, लेमन एंड तमाम चीज़ें, गुआवा यानी कि अमरूद इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक हमारी ना एक मॉर्निंग रेजिमेंट होनी चाहिए और एक हमारी नाइट रेजिमेंट होनी चाहिए स्किन के लिए।
जब हम सिरम्स पे आते हैं, क्योंकि आजकल बहुत रेजिंग स्किन में जा रहा है सिरम्स वगैरह, तो उसमें सबसे हमारी जो मॉर्निंग रूटीन होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आप अपने स्किन की क्लेंजिंग करें अच्छे क्लेंजर से। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप थोड़ा सा बेहतर यूज़ कर लें, और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप ड्राइंग किस्म का जो है क्लेंजर वो यूज़ कर लें। उसमें बेसन वगैरह जो है वो भी बड़ा अच्छा आ जाता है। उसके बाद आप क्लेंज करने के बाद आप थोड़ा सा एक्सफोलिएशन करें ताकि डेड स्किन जो है वो उतर जाए। उसके बाद आप ये करें कि आप उसके बाद लगाएंगे विटामिन सी का सीरम, जैसे कि अभी बता रही थी ये डॉक्टर इरीज के, आप विटामिन सी का सीरम लगा के आप चाहें तो उसके बाद आप सनब्लॉक लगा लें। ये आपकी 4 चीज़ें हैं जो आपने मॉर्निंग में करनी है। ठीक है। नाइट टाइम रेजिमेंट आपका ये होना चाहिए कि आपने क्लेंजिंग फिर से की, गंदी सारी चीज़ें उतर गई, अच्छे क्लेंजर से फिर थोड़ा एक्सफोलिएट करें, फिर आप लगाएं रेटिनॉल या अक्सर लोग आजकल रेटिनोइक एसिड भी यूज़ करें, जो कि कितना गलत है, और वो नहीं जैसे डॉक्टर इरीज ने बताया रेटिनॉल का भी लगाने का एक तरीका है। हाँ, वो भी ये बताएंगे, स्टार्ट करना है उसका एक तरीका है, ऐसे नहीं है कि आप उसको वो भी आपको बताएंगी। वो अगर आपकी स्किन पे सूट करता है तो आप वो लगाएं और फिर उसके बाद आप सो जाएं। और ये कोशिश करें कि जो स्किन के ऊपर वट ना पड़े। जो लोग सोते हैं ना अजीब तरीके से और वो बल पड़ जाते हैं, वो रिंकल्स नहीं होनी चाहिए। और कोशिश करें ऐसा तकिया लें जो कि आपके नेक को स्ट्रेच रखे, ताकि ये वाली डबल चिन और ये लाइनें जो हैं ये ना बने। हम लोग ऐसे करके चूंकि फोन पे भी लगे रहते हैं और ये चीज बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इससे डबल चिन हो जाती, एलिवेटेड आपका ऐसे बिल्कुल सही। तो एक जो है ऑयली और ब्लैक हेड्स वाली स्किन है, उसके ऊपर ऐसे रूल मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। वैसे तो अरीज के पास जाना चाहिए ताकि सही पता करें, लेकिन ऑयली और ब्लैक हेड्स वाली हो तो सैलिसिलिक एसिड यूज करते हैं। अगर ऑयली और पोस्ट एक्नी स्किन हो, हाइपर पिगमेंटेड हुई हो, तो उसमें नाइसिनामाइड करते हैं। नाइसिनामाइड कंट्रोल करता है ऑयल को भी। और अगर अनइवन स्किन टोन हो और साथ में आपकी हाइपर पिगमेंटेशन मुंह के अराउंड हो, तो आप फिर कोजिक एसिड यूज कर सकते हैं, बट एंड अगेन डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ के। उसके बाद डल ड्राई फ्लेकी स्किन जिसके ऊपर से पपड़ियां उतर रही हैं, उसके लिए हाइलुरोनिक एसिड बेस्ट है। और उसके बाद कॉम्बिनेशन स्किन जो है उसके लिए विटामिन सी, जैसे कि बता रही थी, वो बेस्ट। बिल्कुल सही। मैं पहले फरा से पूछते हुए, फरा आपकी स्किन टाइप क्या है? मैं तो कभी कुछ नहीं लगाती स्किन पे। अच्छा, लेकिन जिस तरह क्लेंस तो करती हाँ, होंगी क्लेंजिंग ना, करती हूँ। कितना टाइम देती हैं आप अपनी स्किन को, क्योंकि मुसलसल मेकअप हो रहा हाँ, था? कौन नहीं क्लेंजिंग तो करती हूँ, फेशियल भी करवाने जाती हूँ। फायदा होता है? हाँ, फायदा होता है, मगर ये है कि वही बात है कि कभी कभार हमें लगता है कि हमारा मुंह उन्होंने ज्यादा रगड़ दिया है। हाँ। तो मैं इसलिए पता क्या करती हूँ, मैं हाइड्रा फेशियल वगैरह जो है ना वो करवा देती हूँ। मशीनों वाला फेशियल जो है सही, वो मुझे लगता है जैसे ज्यादा सूट है। सादा ज़बान है ना, मशीनों डायरेक्ट ही उसने कहा। लेकिन ऑब्वियसली डॉक्टर साहब ये करती होंगी बिल्कुल। हर किसी की अपनी रूटीन होती है, इनकी रूटीन के हिसाब से वो फेशियल सूट करता होगा। अब थोड़ा सा डॉक्टर फरजीन ने जो बताई सीरम्स और ये तमाम चीजें, इसको पहले इलैबोरेट करें। सर, रेटिनॉल अगर आप स्टार्ट करें, और वो तमाम लोग जिनको ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और इस तरह के इशू होते हैं, उनके लिए बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कि वो रेटिनॉल को अपनी डेली रूटीन में शामिल करें। लेकिन उसको जब भी आपने स्टार्ट करना है, आपने उसको सबसे पहले ऑल्टरनेट डेज पे स्टार्ट करना है, और उसको बिल्कुल हम कहते हैं कि पिन हेड, ठीक है, पिन हेड क्वांटिटी आपकी दैट इज मोर देन इनफ। और उसके बाद मॉइस्चराइजर मस्ट है। अगर आप मॉइस्चराइज नहीं कर रहे हैं तो डोंट यूज रेटिनॉल, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ओवर ड्राई स्किन हो जाएगी, आप प्रॉब्लम जनरेट करेंगे। और दूसरा, रेटिनॉल को किसी सूरत दिन में नहीं लगाना, वो आपने रात में ही लगाना है। आप 2 वीक्स जब ऑल्टरनेट डेज पे लगा दें, उसके बाद 3rd वीक से ऑनवर्ड्स आप उसको 5 डेज अ वीक पे कर सकते हैं, और किसी सूरत 7 डेज अ वीक पे आप कभी भी नहीं आएंगे। ठीक है। और उसके अलावा जिस तरह नाइसिनामाइड है, दैट इज़ रियली वेरी गुड, और क्योंकि स्टेबल है तो आप उसको मॉर्निंग में भी यूज़ कर सकते हैं और नाइट टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं। और ये किस स्किन टाइप के लिए, सॉरी दोबारा बताइएगा? नाइसिनामाइड बेसिकली अगर आपके जिस तरह पोस्ट एक्नी स्कार्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है, अनइवन स्किन टोन के लिए बहुत अच्छा है, ऑयली टाइप के लिए बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, ये जो सीरम्स हैं इनको यूज़ जिस तरह आप बता रही हैं, लेकिन अब मैं अगर नॉर्मल एस्कॉर्बिक एसिड वाला 20% वाला कर रही हूँ, रात को सोने से पहले थोड़े से ड्रॉप्स लेके स्किन पे इवनली इसको किस तरीके से यूज़ करने का भी तो तरीका आना चाहिए, क्योंकि हम लोग लोबे भर भर के ना मुंह पे लगा लेते हैं। देखिए, यूजुअली 4 to 5 ड्रॉप्स करते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। 4 to 5 ड्रॉप्स आर मोर देन इनफ, ठीक है। उसके बाद आपकी सर्कुलर मोशंस होने चाहिए, ठीक है। आपने उसको अच्छा सा एब्जॉर्ब करना है, उसको थोड़ा सा टाइम दें। अब वो लगाते ही उसके बाद दूसरी चीज़ धड़ 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 मुंह के ऊपर, फिर उसके बाद दूसरी पकड़ी, वो धड़ धड़ मुंह के ऊपर, टाइम दें।
ठीक है। आप कोई भी चीज़ जब दूसरी भी ऊपर लगा रहे हैं तो एटलीस्ट 5 to 6 मिनट्स का गैप होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, रात के वक्त मुझे लगता है सीरम्स को तो ज्यादातर रात के वक्त व्हेन यू आर अबाउट टू स्लीप, Yes, और क्योंकि स्किन ने और कोई काम नहीं करना, आपकी यानी स्किन ने रात के वक्त रीजनरेट करना होता है, उसका मैक्सिमम टाइम है जिस वक्त वो उस वक्त ब्रीथ कर रही है, उसमें बहुत अच्छा जो वेयर टेयर का सारा आपका सिलसिला है वो उसको वो देख रही है। तो बेस्ट होता है कि वो तमाम सीरम्स जो कि बेसिकली सूदिंग हैं या वो सारी चीज़ें अगर एसिडिक नेचर की आप ले रहे हैं तो वो रात के वक्त लगाएंगे। ऐसी कोई भी चीज़ जिस तरह लैक्टिक एसिड हो गया, ग्लाइकोलिक एसिड हो गए, या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो इरिटेंट हैं, वो आप रात को लगाएंगे, दिन में किसी सूरत नहीं लगाएंगे, आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, डॉक्टर फरजीन, ये भी ज़रूर कि अक्सर सीरम्स या क्रीम्स भी नॉर्मल करते हैं, उस पर लिखा होता है कि जी आपका बिल्कुल फेस साफ होना चाहिए। ये नहीं कि आपने पहले तहें जमाई हुई हैं और क्रीम्स की उसके ऊपर। तो ये सीरम्स के इस्तेमाल के लिए भी और क्रीम्स के लिए भी कि देन ताकि उसका फायदा हो इट सके। नीड्स टू बी, जैसे हम फिर फ्रेश पेंट करते हैं ना किसी साफ कैनवस के ऊपर, ऐसा होना चाहिए। और एक सुंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात, मेकअप कैसे उतारना चाहिए जरा रीत से पूछते हैं। हाँ, ये बड़ी गड़बड़ लोग करते हैं कसम से। जी रीच जी, माइसेलर वाटर का जरूर बताएं। हाँ बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली तो बात तो अच्छा, अक्सर लोग क्या करते हैं, वाइप्स वाइप्स पकड़ के साफ किया, इधर उधर फैलाया, जहाँ नहीं भी बेचारा मेकअप था वहाँ भी घुसा चला गया। हाँ, वो भी हमने सारा घुसा लिया। और उसके बाद अगर अचानक कोई कमरे में आ जाए तो फिर तो उस बेचारे की रात तो गई, निकल जाएंगे। हाँ, उसकी रात तो गई। तो आपने बेसिकली दो ज्यादतियां की, एक किसी की रात खराब की और एक आपने अपनी स्किन खराब आपके की। बच्चे आपको देख लेंगे, डर जाएंगे। क्योंकि ज़ाहिर है काली चीजें साथ नीली पीली साथ रेड सारा कुछ वॉश मिक्स। कर लो, फौरन वॉश कर लेना चाहिए। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। तो सही क्लेंजर बेसिकली आपका जो है ना, एक माइल्ड क्लेंजर आपने लेना है, ऑयल बेस्ड गर्मियों में नहीं लेना। ठीक है। ठीक है, आप पहले लाइट सा उससे साफ करके फिर माइसेलर वाटर इज द बेस्ट थिंग टू यूज। और आप उसको किसी भी कॉटन पे या किसी पैड पे लगा के आप उसको जेंटली आप उसको साफ करेंगे, रगड़े मत। ठीक है। और पहले जो डायरेक्टली खवातीन करती है ना कि बाहर जाके वो मुंह धोने लग जाती हैं, मेकअप लगा हुआ है और साबुन के साथ और वो सब कुछ। अच्छा, और उसका वो मजे की बात ये होती है, जब प्रॉब्लम के साथ आती है तो कहती है पहले तो कुछ नहीं था। हाँ, ये अब हो गया। मैं पहले तो सारी जिंदगी ऐसे ही करती थी। पहले तो देखिए, पहले बहुत कुछ, पहले शायद आप कोई 1 किलोमीटर की दौड़ भी लगा लेती होंगी। अब जरा लगा के दिखाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब आपके पहले घुटनों में से आवाज नहीं आती थी, अब वो भी आएगी। डेवलप हुआ ना। आजकल तो आपको पता है बारिशों का महीना है, तो रंग जो है ना वो बड़ा फीका फीका सा हो जाता है, बल्कि जो व्हाइट कलर के भी है ना वो भी थोड़े से डल हो जाते हैं। तो उसके लिए कुछ बताएं। सन ब्लॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसमें अक्सर लोग हमें आके कहते हैं जी हम सन ब्लॉक लगा के टैन लग रहे हैं। अगर आपको टैनिंग हो रही है, इसका मतलब है यू आर नॉट यूजिंग द राइट वन। बिल्कुल ट्रू। आप ऑन द काउंटर जाकर, दूसरा ये कि कॉस्मेटिक बेस्ड कभी मत लें सन ब्लॉक, मेडिकेटेड लें। आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, आप एक दफा किसी डॉक्टर के पास विजिट कर लें, जो भी आपकी चीजें आपकी बस आपके पास आऊंगी मैं। यू मोस्ट वेलकम। एक दफा आप उससे ले लेंगे जी, अच्छा सीरम कौन सा मेरे लिए होना चाहिए, सन ब्लॉक कौन सा होना चाहिए, क्लेंजर कौन सा होना चाहिए, बस। क्योंकि आपको पता है आप ना आए, मानसून का जो महीना होता है इसमें बहुत ज्यादा वाइट लोग भी वो काले पड़े होते हैं, और जो काले होते हैं वो तो बिल्कुल असल में स्किन डल हो जाती है, कहने का मतलब है विटामिन इनका सी फर्क। सी हो जाती है जैसे इसी मौसम के लिए, इसीलिए विटामिन सी बहुत जरूरी है क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट है। बहुत सादी है फरा, मैं इनको बता रही हूँ, मैं वो कहना चाह रही हूँ कि डल स्किन हो जाती है। अच्छा, एक मैं बात और भी ऐड करते हैं, जिस तरह मेरी अगर मेकअप की आप रिमूव करने की रूटीन एग्जैक्टली मैं यही करती हूँ। और उसके बाद मैं फिर रोज वाटर स्प्रे सारा कुछ, यानी जो डॉक्टर साहिबा ने बताया, मैं ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली चूंकि पता चलता है मुझे, जितने भी डॉक्टर्स आते हैं उनसे करते करते करते। और डॉक्टर साहिबा वो जो रोज वाटर का स्प्रे है ना, वो मेरी स्किन को ऐसे स्मूथ कर देता है अल्हम्दुलिल्लाह, कि उसके बाद फिर जो मैंने कोई क्रीम लगानी होती है, नाइट क्रीम, वो बड़ी सही टिकी रहती है। आप तो हमारी आजकल की क्लोपेट्रा है, लेकिन पुरानी क्लोपेट्रा और नूरजहां जो थे वो भी रोज वाटर ही स्प्रे करके रहते थे। बट दैट हेल्प्स, आई थिंक दैट्स नेचुरल। इट्स सो ओल्ड, यही तो बता रही हूँ कितनी पुरानी चीज चलती आ रही है। ऐसा ही है। अच्छा जी, डॉक्टर साहब कोई टिप ऑफ द डे देना चाहिए? टिप ऑफ द डे है कि मैंने ना एक पिछले दिनों एक बनाई कुदरती चीज, नेचुरल ऑर्गेनिक सी चीज। मैंने बीटरूट को आधे ग्लास पानी में उबाला। ठीक है। उसके बाद मैंने उसके अंदर थोड़ा सा सौंफ डाल दिया। ठीक है। उसके बाद मैंने उस पानी के अंदर डाली जनाब 1 चमची ग्लिसरॉल, 1 चमची मैंने कोकोनट वाटर की डाली, और एक मैंने और चीज डाली जो अब मुझे याद नहीं आ रही, ठहर पढ़ के बताती हूँ। प्लीज बताएं, ठहर जाओ। एक मैंने डाली रोज वाटर और एलोवेरा। ठीक है। ये मैंने 1-1 चमची डाल के उसको ब्लेंड कर लिया, और वो मैंने 3-4 दिन यूज किया, फ्रिज में रख दिया। Excellent. और 3-4 दिन इट केम आउट रियली वेल। तो आप अगर चाहें तो ऑर्गेनिक्स में ये भी यूज कर सकते हैं। होलिस्टिक थेरेपीज में भी आना चाहिए इंसान को। जैसे अभी कह रही थी अरीज के बीच में ब्रेक भी देनी चाहिए कुछ होलिस्टिक थेरेपी के लिए, लेकिन डिस्क्लेमर है हमारा, हम दोनों का एज डॉक्टर्स,
कि ये आपको हमने जनरल बातें बताई, बिल्कुल ऐसा ही ये नहीं है कि आप फौरन शुरू हो जाएं। और वैसे भी देखें, अगर इन केस आपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया और आप हाँ, कुछ यूज करना हाँ, चाह रहे हैं तो दिस इज द बेटर थिंग टू यूज, हाँ, क्योंकि ये सेफ है, हाँ, इनके साइड इफेक्ट नहीं होंगे। हाँ, इस बजाय इसके कि आप कोई मेडिकल चीज Chemicals उठाएं हाँ, और आपने गलत उठा ली और वो आपको जो प्रॉब्लम करेगी, उससे बहुत बेहतर ये कि फिर आप नेचुरल चीजों की और तरफ बिल्कुल चले डॉक्टर जाएं। साहब, और दोनों जो डॉक्टर्स ने हमें ख़वातीनों साथ ये जनरल बातें, और ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को फिर प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट या कॉस्मेटोलॉजिस्ट Exactly. स्किन टाइप को देखे, ये नहीं कि चूंकि एक चीज़ मुझे सूट करिए तो आपको करे, या आपको करिए मुझे करे। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि डॉक्टर फरजीन ने एलोवेरा जेल का कहा, दैट इज़ अ मिरेकल। और कुदरती तौर पे आप देखें एलोवेरा जेल का क्रीम्स की सूरत में या जेल की सूरत में आप यूज करें, खाने की सूरत में करें, उसके बड़े फायदे हैं स्किन के। बिल्कुल, हमारे पास अक्सर जो पेशेंट्स रोजेशिया के साथ आते हैं, जिनको रेडनेस या सेंसिटिविटी के इशू होते हैं, उसमें हम बिल्कुल रेकमेंड करते हैं। एलोवेरा बहुत अच्छा काम करता है, आपकी स्किन को रिपेयर करता है और नेचुरल फॉर्म है, और मेरे अपने ख्याल में शायद 70 to 80% घरों में तो वैसे ही मौजूद होता है। ऐसा ही है। तो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, तो आपको ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि आपने कहीं और से लेना है, आप नहीं कुछ कर सकते, आपकी स्किन इरिटेटेड है, तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग टू यूज़। बिल्कुल ख़वातीन से ये बड़ा ज़रूरी अपना ख्याल रखें, क्योंकि अल्लाह माफ़ी द स्किन की ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि आप परेशान हो जाएं, आप अगर पढ़ना शुरू हो जाएं, देखना जानना शुरू हो जाएं, तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें एंड थिंक पॉजिटिव। आप पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो ये भी एक ट्रीटमेंट, और ये मुफ्त की ट्रीटमेंट है भाई। True. आप हसद करना छोड़ देंगे, कंपटीशन लगाना छोड़ देंगे, अपने काम से काम रखेंगे, जिस तरह बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं, पॉजिटिव सोचेंगे तो आप देखिएगा आपके चेहरे पे वो नेचुरल निखार आ जाएगा। Correct. और इसके लिए थोड़ी एफर्ट दरकार है, आपको एक दफ़ा इसकी आदत पड़ जाएगी और इसका रिजल्ट सामने आएगा तो फिर आपका दिल करेगा कि इसको कंटिन्यू रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर फरजीन, डॉक्टर लवली बीइंग ऑन योर शो। आपका अपना शो है, आपका तो अपना शो है, डॉक्टर अरीज का भी है। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, फरा हमारे साथ मौजूद हैं, जो महीने में एक दफ़ा फेशियल कराती हैं और बहुत अच्छी और मशीनों वाला फेशियल कराती हैं। नहीं तो आप करवाती? ये ऐसी बातें ऑन एयर नहीं पूछते, बहुत सारी क्लैप में फरा अनवर। जी ख़वातीन नौज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम में हमारे साथ किचन के सेगमेंट में शेफ़ अनम मौजूद हैं, और अनम से रेसिपी की तरफ भी बात हमने करनी है, प्रेजेंटेशन की तरफ भी हम जाएंगे। फ़रा अनवर हमारे साथ मौजूद है, और ब्रेक के बाद हम सब की आपा, और आपा आप किसी को कहते हैं ना, या किसी के नाम के साथ भाई लगाते हैं, तो इसका मतलब होता है आपको बड़ा मान होता है, और आपको ये मालूम होता है कि वो शख्स आपके मान को टूटने नहीं देगा। तो नैयर आपा जो हैं पीटीवी की फैमिली का हिस्सा है, तो आज हमने कहा कि नैयर आपा को बुलाया जाए, और ये इनका काउंटर है, ये आप जानेंगे। और नैयर आपा के आज क्या होने वाला है, हम स्किन के हवाले से कि घर बैठे आप स्किन मास्क कैसे बना सकते हैं, फेशियल्स कैसे कर सकते हैं। अभी प्रोग्राम के आगाज़ में भी हम बात कर रहे थे डॉक्टर फरजीन और डॉक्टर अरीज से कि स्किन का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है। तो अगर घर बैठे ही ख्याल हो जाए नेचुरल चीज़ों से, तो इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम नैयर आपा। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू मेरी जान। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी नैयर आपा, बरसात का मौसम है, हाँ जी। बाल भी फटे हुए होते हैं, अगर सादा ज़बान में मैं को फूल जाते हैं ऑब्वियसली, जी। स्किन भी अजीब सी क्रैकी हो जाती है जिनकी नॉर्मल होती है, ऐसे ही तो है। क्या कुछ किया जा सकता है? हाँ जी, जो गर्मी का मौसम है वो तो चले गुजर रहा होता है, लेकिन जैसे ही जब बरसात स्टार्ट होती है तो बरसात के अंदर जो है वो इधर नहाए उधर पसीना आ रहा होता है, और ऑयल फेस के ऊपर आ रहा होता है, एलर्जीज़, एक्नी, गर्मी दाने, इस तरह के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे होते हैं, और समझ नहीं लग रही होती कि इसको ट्रीट किस तरह से करें। इसके लिए सबसे जो बेहतरीन है, बरसात के मौसम की हम बात करेंगे, क्योंकि बारिशें अब कंटिन्यू है, गर्मी में भी और बरसात के मौसम में भी। आप पानी का इंटेक बढ़ा दें। पानी के अंदर आप देखें कि हमारा ट्रेडिशन था नींबू पानी, बिल्कुल ऐसा ही हाँ है। जी, फ्रिजी ड्रिंक का इस्तेमाल और इस तरह के जो भी सोडा वोडा है उसको आप इस्तेमाल मत करें। आप जो है वो नींबू पानी, जो नींबू पानी है उसके अंदर आप काला नमक डालें, एक लेमन डालें, नमक की जो स्पंजी है वो आप बना के जग के अंदर आप वो फ्रिज में रख लें। ऐसा ही है। तो एक तो आपको विटामिन सी उसके साथ मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि वो आपकी बॉडी विटामिन सी को स्टोर नहीं करती, और जो विटामिन सी है ये आपके इम्यून को भी बूस्ट करता है और आपको सारा
दिन फ्रेश रखता है। और दूसरे नंबर पे काला नमक, क्योंकि पसीना आ रहा होता है, पसीने के ज़रिए हमारी बॉडी से नमकियात जारी होती हैं और हमारी बॉडी के अंदर एसिड का लेवल, तेज़ाबियत का लेवल बढ़ जाता है, जिस वजह से एक्नीज और इस तरह के जो भी एलर्जीज, खारिज इश्यूज हो रहे होते हैं। तो आप अगर अपनी बॉडी को अल्कालाइन रखेंगे, अपनी बॉडी के अंदर जो नमकियात जा रही हैं उसको, मिनरल्स को जब आप पूरा रखेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको इस तरह के जो इश्यूज हैं वो नहीं होंगे। और काले नमक वाली तो जो स्कंजबीन है ना, नींबू पानी, वो तो इतने मजे की होती है कि आप वैसे ही पीना शुरू हो जाए तो वो आपके लिए नुकसानदेह नहीं है, नहीं, बट ऑब्वियसली इत्तेदाल के साथ। अच्छा जी, हाँ अब जिन लोगों को अगर नहीं लेमन सूट करता, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि उन्हें लेमन सूट नहीं कर रहा होता, गला खराब होता है, वो लेमन नहीं ले सकते, तो इस मौसम में आप देखें कि खरबूजा है और वो तमाम जो फ्रूट्स इस मौसम के अंदर है उन सब में विटामिन सी है। ऐसा ही है। तो आप विटामिन सी उस तरह से भी ले सकते हैं। सुबह में निहार में अगर आप 2 आंवला खा लेते हैं, आंवले का मुरब्बा धो के अगर आप खा लेते हैं, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा जो है वो विटामिन सी मिल जाती है। बिल्कुल सही। तो ये नहीं कि ज़रूरी नहीं है कि लेमन के अंदर ही, क्योंकि सिट्रस फ्रूट्स के अंदर ही लोगों का सबका कॉन्सेप्ट है कि इसमें विटामिन सी होती है, तो जो फ्रूट्स वगैरह है आंवले के अंदर रिच विटामिन सी तो है, आपको और इसका सब्स्टिट्यूट मिल गया। अच्छा जी, अब ये क्या हम बनाने हाँ जी, उसके बाद जो है वो कुछ लोगों के बॉडी के अंदर हिद्दत बहुत ज़्यादा हो जाती है, गर्मी हो जाती है, तो उसके लिए जो है ना, ये वाली जो 4 चीज़ें हैं ना, इसको हम बचपन से अपने घर में भी देख रहे हैं और हमारे पंजाब में ख़ासकर इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, जिसके अंदर ये जौ के जो सत्तू जिसको कहते हैं, ठीक है, ये और शक्कर, ठीक है। अगर आप इसका, जैसे दोपहर के अंदर लुएं चल रही हैं, गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो अगर आप जौ और शक्कर का जो है वो शरबत बना के, बहुत सिंपल तरीका है, आप पानी के अंदर जो है वो आप 1 चाय का चम्मच जो है वो सत्तू डाल लें और 1 चाय का चम्मच शक्कर डाल लें, 1 गिलास के लिए बहुत है। इतना मज़े का जो है, एनर्जेटिक है और इसकी तासीर इसकी ठंडी है। तो इसके साथ भी आपकी जो बॉडी के अंदर जो हिद्दत है या लू की वजह से आपकी बॉडी के अंदर से जो पानी की जो है वो कमी हो रही है, तो ये उसको भी पूरा करेगा। यानी आपको जो गर्मी लगती है, पसीना आता है, वो खत्म हो जाएगा, आपका टेम्परेचर कूल डाउन कर जाएगा बॉडी का। जी बिल्कुल इसी तरह उसकी वजह से अगर एक्नी और गर्मी दाने हो रहे, जब आप ये यूज करेंगे, आपकी एक्नी और गर्मी दाने भी आप देखेंगे कि वो भी जो है वो रुक जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, वो नहीं होंगे। मैं सॉरी बात इंटरप्ट करते हैं, जो बादाम का शरबत है उसकी भी तो तासीर ठंडी होती है, लेकिन ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल, बादाम है, संदल है, लेकिन अगर आप बाजार से लेके आते हैं ना सुंदर, उसमें आपको पता है फ्लेवर और एसेंस जो है वो यूज किए जाते हैं। हाँ, अगर आप घर के अंदर बादाम का शरबत बनाते हैं, आप देखें सरदाई कितनी चलती होती थी, बादाम को रात को भिगो दिया जाता था और बादाम और उसके अंदर जो है वो काली मिर्च डाल के सुबह में ग्राइंड करके जो है वो पी जाती थी। तो अगर आप बना सकते हैं तो मैं समझती हूँ कि वो बेस्ट है। मैं उसी तरफ ही आ रही थी कि सरदाई भी आप बिल्कुल ठीक जी। तो उसके बाद जो है ये तुख्मे बालंगा, इनकी भी तासीर बहुत ज्यादा ठंडी है और उसके साथ ये गूंद कतीरा, ठीक है। ये अगर आप रात को, मैं इस तरह से सुंदर से इसको ना भिगो देती हूँ, ठीक है, मैं जरा दिखा भी दूं। हाँ जी, ये जस्ट मैंने, हाँ जी, ये जस्ट मैंने 1 टेबलस्पून भिगोए थे, आप देखें। और इसी के अंदर, हाँ, इसके अंदर गूंद कतीरा भी है। इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। जैसे सुबह बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अगर वो दूध पी के जा रहे हैं या लस्सी का गिलास ले रहे हैं, तो उसके अंदर थोड़ा सा आप तुख्मे बालंगा और ये गूंद कतीरा शामिल कर दें। इसके साथ एक तो जो है वो पेट भी भरा रहेगा, ठीक है, और दूसरे नंबर पे जो है आपको इसके अंदर ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड नेचुरल मिल गया, नेचुरल है। तो इसके साथ जो है वो जो लोग वेट अपना जो है वो लॉस करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी जो है ये बहुत जबरदस्त है। बिल्कुल सही, क्योंकि ये एक फुलिंग का, पेट आपका फुल रहेगा इसके साथ, और भूख जो है वो उसके साथ बहुत ज्यादा नहीं लगती। ठीक है। तो ये वाली चीजें जो है वो गर्मियों के अंदर आप इसका जो है वो इस्तेमाल बढ़ा दें। ठीक है। उसके बाद एक मैं चूरन जो है वो लाजमी जो है वो शेयर करना चाहूंगी कि जो मैं लाजमी बना के रखती हूँ अपने घर में, ठीक है, अजवाइन और जीरा। ओके, ये अजवाइन और जीरा हम वजन लेके आप इसको हल्का सा तवे पे भून के इसका आप पाउडर बना लें। अजवाइन और जीरा तो हर घर में मौजूद होता है, लेकिन मैं फिर भी आपको ये दिखा देती हूँ, ये देख लीजिएगा। इसको यानी इक्वल क्वांटिटी में लेके क्या करना है आप बताइए। हल्का सा तवे पे भून के इसका पाउडर बना के इसमें काला नमक मिक्स करके तो ये आप रख लें। बिल्कुल ठीक है। तो सिंपल, अगर आपने कोई भी खाना वगैरह खाया है दिन में या तजाबियत फील हो रही है, तो आप जैसे एक चुटकी के बराबर इसको बच्चे भी ले सकते हैं, 5 साल से ज्यादा के कोई भी इसको ले सकता है। तो हाजमे के लिए बेहतर है। तो ये हाजमे के लिए भी बेहतर है और प्लस ये सुंदर अल्कालाइन है। हाँ। आपकी बॉडी के अंदर जो है वो अगर एसिड लेवल बढ़ा हुआ है, जिस वजह से एक्नीज वगैरह और इस तरह के इश्यूज हो रहे हैं, तो ये आपकी बॉडी को न्यूट्रलाइज करके आपकी मेन चीज, हम इस टाइम बात कर रहे हैं कि गर्मियों के अंदर गर्मी दाने, एक्नी, रैशेज और इस तरह के जो है इश्यूज हो रहे होते, तो अगर आप इन चीजों को जो है वो यूज करेंगे तो गर्मियों के
अंदर आप इन मसले मसाइल से जो है वो बच जाएंगे। बिल्कुल सही। शेफ अनम कुछ पूछना चाहेंगी? अनम, आपका मामलात कहाँ तक पहुँचे? जी मैंने जो स्टफ्ड ब्रेड बॉल्स हैं वो रेडी हो गए। ठीक है। कीमा कढ़ाई इधर पक रही है अभी, ठीक और है। खड़ा मसाला जो है जैसे कि प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, हरा धनिया, ठीक है, बिल्कुल तो सही। वो जो है वो भी बिल्कुल जब फाइनल होगा तब मैं उसके अंदर जो है उसको ऐड इसकी रेसिपी बताइए। मैं इसकी रेसिपी के अंदर हमने कोई भी आप ब्रेड ले लें, स्मॉल वाली लेंगे तो ज़्यादा अच्छे बॉल्स बनेंगे उससे। और आपने क्या करना है कि स्टफिंग में, अच्छा इसकी स्टफिंग में आपकी अपनी चॉइस है, आप चाहें तो खाली चिकन की स्टफिंग भी कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर चिकन एंड पोटैटोज़ की स्टफिंग की है। उसके अंदर थोड़े से ग्रीन चिलीज, थोड़े से अनियंस, सॉल्ट और रेड चिली क्रश और थोड़ा सा चिकन पाउडर मैंने इसके अंदर डाल के अच्छी तरीके से उसको मिक्स कर लिया। ठीक है। और मिक्स करने के बाद आपने सबसे पहले ब्रेड को लेना है, अच्छी तरीके से आपने उसको पानी के अंदर डिप करना है और फिर उसका एक्सेस वाटर जितना भी है वो सब आपने निकाल देना है। ठीक है। उसके अंदर तकरीबन 1 चम्मच के करीब जो आपका टेबल स्पून होता है उसकी स्टफिंग डालेंगे। और स्टफिंग डालने के बाद आपने अच्छी तरीके से जो है उसको बाइंड करना है ऐसे हाथों की हेल्प से, जैसे आप एक मीट बॉल्स बनाते समझ आ गई। हैं, बिल्कुल वैसे उस फॉर्म में आपने करना है। और उस फॉर्म में भी जब एक्सेस वाटर जो होगा वो सारा निकल जाएगा। उसके बाद आपने 1 से 2 जितनी क्वांटिटी है आपकी, आपने उतने एग्स बीट करने हैं, उसमें थोड़ा सा पानी या मिल्क ऐड कर ले ताकि उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी पतली हो जाए। ठीक है। और फिर आपने इसको उसके अंदर डिप करना है, ऊपर से आपने इसको सारा से एग से बीट जो किया हुआ है वो मटेरियल लगाकर आपने इसको शैलो फ्राई कर लेना है। सही। अच्छा, आप चाहें तो इसको जो है एयर फ्रायर भी कर सकते हैं और बेक भी कर सकते हैं स्प्रे करके, तो ये दोनों ऑप्शन आपकी मर्जी है। फरा को खिला कब रही हैं आप? बाकी बनाइएगा। मैं अचानक से इसलिए आ गई, फरा के लिए अभी तक कुछ बना नहीं भाई। मैं बस ये फरा के पास ही भिजवा रही हूँ। बस जल्दी से भिजवाइएगा। फरा, आप पापा से कुछ पूछना चाहेंगी? फिर फेस मास्क की तरफ भी हम बढ़ते हैं। हाँ, अपा जी से बस पूछना ये चाहूँगी वो वेट लॉस के बारे हाँ जी। अच्छा, सब ये हम जो खवातीन का- बलंगा है, हाँ ये जी। मतलब कहते हैं इससे वेट लॉस होता है, हाँ मगर जी। यकीन करें मैंने ये पीने की काफ़ी कोशिश की है, मगर ये है कि इससे मुझे मतलब थोड़ा से मेरा स्टमक थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है, इससे और हो गया था। ये क्या चक्कर है? तुख्मे वालंगा जो है वो बहुत ज्यादा आप क्वांटिटी के अंदर नहीं ले सकते। 1 चम्मच ही था वो भी। हाँ जी, नहीं स्टमक का मुझे कुछ लोगों नहीं, स्टमक के लिए तो ये बहुत बेस्ट फिर है। पता नहीं क्या हुआ था हस्क हो मेरे। गया, ये चीजें हो गई, ये तो स्टमक के लिए जो है वो बहुत अच्छी है। आप बहुत ज्यादा जंक फूड वगैरह तो नहीं यूज करती हैं या फ्रिजी ड्रिंक्स वगैरह मुझे यूज ऐसा करती लगता है हैं। कि प्रॉपर तरीके से कुछ हार्मोनल भी चीजें होती हैं। हर होती किसी हैं। का एक हर अपना- किसी को नहीं सूट करता। दही सूट करता है अगर हाँ, आपको, दही सूट करता तो बस आप दही के अंदर चिया सीड, तुख्मे बलंगा अगर आपको सूट नहीं किया तो आप 1 टीस्पून चिया सीड जो है वो भिगो हाँ, दें मैंने आधा सुना है। घंटा। और चिया सीड आपने दो। सिर्फ हमारे लिए गाने गाने हैं। आप गाने गाएंगी, हम आपको दुआएं देंगे। और अगर आप चाह रही हैं, मुझे तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं, तो आप जो चाहती हैं मुझे आप बहुत प्यारी लग रही तो हैं। इसलिए मैं, मेरी नजर में तो आपने तो बड़ा लूज किया है वेट, हाँ, ऐसी हाँ, बात हाँ, नहीं है। वो तो हाँ, तो फिर देखा हाँ। किया है ना, तो जो किया है वेट उसको तो आप फिर एक्नॉलेज मैं करूंगी ना। बहुत प्यारी है, अगर और करना चाहती है आपकी मर्जी, पर मेरी नजर में आप बहुत Thank अच्छी you, लग रही thank you, हैं। अच्छा जी, फेस मास्क का बताइएगा। हाँ जी, फेस मास्क के लिए जो है ये ग्रीन टी सब्ज़ चाय हमारे घरों में होती ठीक है, है। कोई इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। अगर हम ग्रीन टी का जो है वो लेके आए, कोई भी एसेंशियल ऑयल वगैरह या उसके टोनर, तो सो एक्सपेंसिव, ये बहुत सस्ती मिलती है सब्ज़ चाय। ठीक है। आप इस तरह से जो है ये देखें, जैसे मैंने ग्राइंड करके पाउडर इसका बना के रखा हुआ है, तो आप सूदिंग इफेक्ट्स के लिए, सनबर्न हो गया, स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ठीक है। जो है वो आपकी टैनिंग में चली गई है सनबर्न की वजह से, तो उसके लिए ये बेहतरीन आपका जो है ये फेस पैक है। इस तरह से 1/4 जो है वो टीस्पून आपने जो है वो लेनी है सब्ज़ चाय का पाउडर, ठीक और है। उसके अंदर आपने तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ही आपने मुल्तानी मिट्टी डाल लेनी है, और 1 चुटकी के बराबर इसके अंदर आपने हल्दी डालनी, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हल्दी आपको पता है एंटीसेप्टिक ऐसा है ही है। और टैनिंग वगैरह को जो है वो ख़त्म करने के लिए बेहतरीन है। हल्दी के इतने फवायद हैं, अगर आप गूगल करें या आप पढ़ेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। अच्छा जी, हाँ जी, हल्दी आपको पता है खाने के साथ साथ जो है वो फेस पैक्स वगैरह में उसका बहुत बेस्ट रिजल्ट है। सिंपल आप इसको पानी के अंदर या दही के अंदर, ठीक है। क्योंकि जो दही है इसके अंदर लैक्टिक एसिड है, ये भी जो है वो स्किन को जो है वो रिपेयर करने में, टैनिंग को दूर करने में बेहतरीन है। आपा अगर मैं अगर जाती तौर पे इसको अर्के गुलाब में करूं तो वो अर्के भी- गुलाब में आप कर लें, ठीक अगर है। आपके पास खाली सरके गुलाब है, ठीक है। ठीक है, तो अगर खाली सरके गुलाब है, इसको अर्के गुलाब के अंदर जो है वो आप मिक्स कर ले। इस तरह से आप इसका जो है वो फेस पैक बनाएं। रात में आप फारिग हो गए हैं, फेस को आप वॉश करें, फेस को वॉश करके इसको ब्रश के साथ आप अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लें। अगर आपके बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, तो इसी के अंदर जो है वो आप 1 चुटकी के बराबर, बड़ी चुटकी, आप बेकिंग सोडा की भी डाल बिल्कुल सकती सही। है। बेकिंग सोडा साथ डाल लेंगी
बेकिंग सोडा की ये क्वालिटी है कि ये आपके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स को सॉफ्ट करके पॉपअप करेगा, और प्लस जो है टैनिंग वगैरह और आपको पता है डेड सेल्स को रिमूव करने के लिए जो बेकिंग सोडा है वो कमाल की चीज़ है। इसको कितनी देर लगाना है मुंह पे? इसको आप आधा घंटा भी बेशक 10 मिनट के लिए ठीक है। तो अगर आधा घंटा भी आप अगर मोबाइल वगैरह यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर पे बैठे हैं या टीवी के आगे बैठे हुए हैं, तो ये क्या करेगा, पहले ड्राई होगा, ड्राई होने के बाद ये स्किन को स्ट्रेच करेगा, खींचेगा, तो उसके अंदर ये होगा कि ये क्लिनजिंग भी करेगा, ये एक्सफोलिएट भी करेगा, ये आपकी स्किन को नरिश भी करेगा। और इसको फिर आपने उतारना इस तरह से है कि हल्का सा आपने पानी का छींटा डाल के, ड्राई को आपने नहीं रब करना, बिल्कुल सही। तो सॉफ्ट करके फिर आपने सर्कुलर मोशन में इसको मसाज करते हुए आपने बटियां सी जिस तरह उपटन उतारते हैं, सही, यानी आहिस्ता आहिस्ता करके, फौरन नहीं उतारना, वो एकदम से रैश भी पड़ सकता है, रैश भी हो जाएंगे। तो बड़ा सर्कुलर मोशन में बड़ा जेंटल से आपने उसके साथ सॉफ्ट टच के साथ आपने बड़ा सिंपल सा जो है वो इसको बटियां बना के रिमूव कर देना। आप इसको महीने में कितनी दफा इस्तेमाल आप इसको जो है वो डेली भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि सेफ है, ऑर्गेनिक हर्बल है। जिन लोगों के इश्यूज हैं इस तरह के तो वो डेली भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जो है वो आप इसको ट्वाइस अ वीक जो है वो मस्ट यूज करें। उसके साथ ये होगा कि आपको जो फील हो रहा होता है कि गर्मियों के अंदर मेरी टैनिंग हो रही है, छाइयाँ पड़ गई हैं या जो है वो दानों के दाग दबे, तो अगर आप ट्वाइस अ वीक इसको यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो पिगमेंटेशन वगैरह जो आपको फ्रैकल्स फील हो रही हैं, जो कि फ्रैकल्स नहीं है, वो एक आपकी डेड लेयर बनी हुई है। तो अगर आप ट्वाइस अ वीक करेंगे आप देखेंगे कि आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल नीट, क्लीन एंड क्लियर रहेगी। बिल्कुल सही। कुछ और बताना चाहेंगी? फिर मैं एक दो सवाल की, ये फूल जो आपने रखे हैं, हाँ जी, ये फूल देखें आम सुंदर से लगे हुए हैं क्यारियों में हर तरफ, इसको गुले दोपहरी कहते हैं। सही। ये दोपहर के टाइम जो है ये फूल खिल जाते हैं और जैसे जैसे सूरज नीचे जाता है ये बंद हो जाते हैं। कैसे कुदरत का निजाम है, क्या खूबसूरत। बिल्कुल। ये फूल की जो प्रॉपर्टीज को आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप एक गमले के अंदर इसको लगा लें, आप 3-4 फूल लें, हाथों पे रखें इसको, और थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो रोज़ वाटर डाल के आप हाथों के साथ ही ऐसे ऐसे मैश करेंगे। ये पंखड़ियाँ बहुत सॉफ्ट होती हैं, ये जेल की तरह से जो है ना एक क्रीम सी आपकी बन जाएगी। फेस को वॉश करके आप ये वाले फूलों की जो पेस्ट है आप चाहे पूरे फेस पे या जहाँ जहाँ आपके जो है वो इचिंग हो रही है या कहीं रैशेज़ वगैरह हो गई है, तो आप इसकी पेस्ट को अगर आप लगाते हैं तो आप देखेंगे कि विदिन 5 मिनट आपको इतना इसके साथ सुकून मिलेगा और ये उस जो रैश वहाँ पे हुए हैं उसको हील कर देगा। Excellent. और दाग धब्बे जो है ना ये नहीं पड़ने देगा। बिल्कुल सही। इसी के अंदर आप थोड़ी सी अगर एलोवेरा जेल मिक्स कर लेंगे, इसके रिजल्ट, इसकी प्रॉपर्टीज और ज्यादा बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही। आप बालों के हवाले से भी बात करते हुए, बिफोर वी वाइंड अप द सेगमेंट, बरसात के और इस मौसम में खास तौर पे जो है बाल जिस तरह फूले फूले रहते हैं, आप कंडीशनर यूज कर लेते हैं, अगर आप बाल स्ट्रेट और नहीं करने का दिल करता, बाल खराब होते हैं, आप जितना ज्यादा उनको ब्लो ड्राई करेंगे या कुछ भी, तो किस तरीके से सिल्की स्मूथ लुक आती रहे बालों का, वो टेक्सचर भी खराब ना लगे? हाँ जी, उसके अंदर ये है कि गर्मियों के अंदर दिन में 2-2 दफ़ा जो है वो नहाना पड़ता है, किचन में काम किया, गर्मी, पसीना आ रहा है, उलझन हो रही, तो आप कोशिश करें कि आप जो शैम्पू का यूज़ है वो आप बहुत ज़्यादा ना करें। ठीक है। हफ्ते में 1 दफ़ा सिर्फ शैम्पू को यूज़ करें। उसके लिए आप क्या करें कि दही लें, दही के अंदर आप रीठों का पाउडर पंसारी की दुकान से ला के रख लें, दही के अंदर आप रीठों की पेस्ट बना के रख लें। आपने सर धोना है, आप क्या करें कि आप पूरे बालों में उसकी पेस्ट लगा लें, 5 से 10 मिनट लगी रहे, उसके बाद उसी को मसाज करके धो दें। वो आपका जो है वो क्लिनजिंग भी करेगा, आपके बालों में जो एक फ्रीजीपन आया हुआ है, डैमेज हुए हुए, वो डैमेज भी नहीं होने देगा, क्योंकि जो रीठे हैं नेचुरली सोप है, इसकी झाग बनेगी प्रॉपर। तो अगर आप शैम्पू को अवॉइड करेंगे, ज़्यादा कंडीशनर्स मत यूज़ करें, आप इसको यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो बालों की ये कंडीशन है ये नहीं होगी। बिल्कुल सही। उसके बाद बहुत सिंपल है, फ्लैक्सीड जो अलसी के बीज है, इसको आप 1 टेबलस्पून डालें देचकी के अंदर, इसमें 1 गिलास पानी का डालें, हल्की सी आंच पे पकाएं, एक जेल सी आपको मिलेगी, आप इसको स्टेन कर लें। ये वाली जेल आप कंडीशनर की जगह आप लगाएंगे। सौंफ की बात कर रही हैं? नहीं, सौंफ नहीं, अलसी होती है, अलसी फ्लैक्सीड जिसको कहते हैं, उसकी जेल इतनी अमेजिंग है सुंदर, जितना मर्जी आप ऑयल लगा लें, वॉश करने के बाद बालों की कंडीशन वही आ जाती है। वॉश्ड हेयर के अंदर अगर आप इसकी जेल को लगाएंगे, रूट्स, लेंथ, एंड 1 घंटा, आधा घंटा, जो भी जितना भी टाइम है, उसके बाद सिंपल वाटर से रिंस कर दें। आप यकीन करें कि इस तरह से लगेगा कि आपने बालों में कुछ ग्लॉसिंग करवाई है। अच्छा, अब ये ग्लॉसिंग की बात की, आप शाइन आ जाएगी, बालों को प्रॉपर इसके साथ नरिशमेंट मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर भी ओमेगा 3, 6 फैटी एसिड नेचुरल ऑयल है, तो जो आपके बालों का नेचुरल कुदरती मॉइस्चराइजर है।
तो जो इतने ड्राई होने की वजह से बाल आपके जो है वो जिस तरह स्प्लिट एंड्स बन रहे हैं या बम फटा हो रही है, तो ये बालों के अंदर जाके पेनिट्रेट होके आपके बालों को नेचुरली जो है वो एक फूड मिलेगी और इसके कुदरती साथ। बाउंस आपके बालों को मिलेगा जो आप वरना चाहेंगे। बिल्कुल सही आपा, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank जो you. सबसे बेस्ट बात है कि आपा इतने सादा अल्फाज में और वो तमाम चीज़ें जो घर में मौजूद हैं, तो आपको घर से बाहर, अपने किचन से बाहर ही नहीं जाने की नहीं जाने ज़रूरत, की। और आपको ऐसे ऐसे टोटके मिल जाते। थैंक यू सो मच। Welcome. और इसी के साथ ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त फ़रा अनवर से गुजारिश भी करते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए, लाइव सिंगिंग और अहमद फराज साहब का कलाम मलका तरन्नुम नूर जहाँ ने इसको ओरिजिनली गाया, आज फ़रा अनवर इसको पेश करते हुए, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते। आइएगा। मरना जाना कितना तेरे हिज्र में मरना जाना कितना साथा तेरे हिज्र में मरना जाना फिर भी उम्र लगे जान से जाते जाते सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते सिलसिले तोड़ गया। उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि न था उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि न था तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते
जी, ख़वातीनो ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग में। थैंक यू सो मच, आप लोगों के मैसेजेस हमें मिल रहे हैं, प्रोग्राम को सराह रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और कोशिश ये है कि जितने भी प्रोग्राम्स हम करें उस पर बामानी प्रोग्रामिंग हो ताकि हम कुछ सीख सकें। और फिर ख़वातीनो ज़ात सीखने की बात आती है और पाकिस्तान की बात करें, फिर पाकिस्तान में बिलखसूस पंजाब में लाहौर की बात करें, शहर लाहौर की, जिसमें इस वक्त हम प्रोग्राम भी कर रहे हैं। ख़वातीनो ज़ात बड़ी एक स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है लाहौर की। अगर हम बात करते हैं, इतना हेरिटेज है, इतना कुछ है देखने को, सुनने को, समझने को, जानने को। हमारे यहाँ बड़ी बदकिस्मती एक अलमिया ये है, अक्सर, तमाम नहीं लोग, अक्सर लोग ये समझते हैं कि लाहौर जब वो आते हैं तो आपने बड़े बड़े मॉल्स देख लिए या बड़े बड़े पार्क्स देख लिए तो आपने पूरे लाहौर को जान लिया। हालांकि बदकिस्मती ये कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी हेरिटेज इतनी वसी है। आप हिस्ट्री को पढ़ना शुरू हो जाएं, यहाँ पे क्या क्या कुछ है। और फिर समझने की ये ज़रूरत है कि सिर्फ जब हम बात करते हैं हेरिटेज की तो बादशाही मस्जिद या शाही किला ही नहीं, बल्कि तमाम और भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है और अपनी नौजवान नस्ल तक और बच्चों तक ये बातें पहुंचाने की बहुत ज़रूरी है कि व्हाट अ स्ट्रॉन्ग एंड अ रिच हेरिटेज वी हैव। इस हवाले से काम करते हुए बड़ा अच्छा लगता है कि वो लोग जो कोई काम कर रहे हैं अपनी हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए अपना एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इसी तरह हमारे एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए बड़ी उम्दगी के साथ लाहौर के हेरिटेज के हवाले से काम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा उस्मान बेग साहब, इनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और मैंने कहा कि इनके तारुफ में तमाम बातें ना बताई जाएं, कुछ पहले इनकी अचीवमेंट्स पे नज़र डालते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर मज़ीद बातें। जी, ख़वातीनो ज़ात, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मिर्ज़ा उस्मान बेग साहब और साथ ही साथ प्रोग्राम में फ़रानवर भी हमारे साथ मौजूद है। उस्मान, मैं ये सबसे पहले अगेन और ये ऐसा सवाल जो हर कोई जानना चाहता है, आप उम्र के जिस हिस्से में हैं, ज़रूरी नहीं होता हर किसी को हेरिटेज को एक्सप्लोर करने का शौक़ हो। ये अवेयरनेस आना और फिर इसको प्रॉपरली परस्यू भी करना, अगेन बात आती है ना, लोग तो कहते हैं आपकी एज के अंदर कि प्रोफेशनली अपने आप को इक्विप करें एंड ऑब्वियसली एक ब्रेड अर्निंग एक तरीका होना चाहिए। तो आपका रुझान इस तरफ कैसे आया? ये जो आपने सवाल किया, ऐसे ही बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है, खास तौर पर जब से मैं क्रिटिसाइज नहीं, मैं चाह रही हूं ताकि आपने तो क्वेश्चन किया ना, मतलब ताकि लोगों तक पहुंच सके। और मेरा यहाँ पे आने का मकसद भी यही है। बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब मेरी मास्टर्स डिग्री है, ऐसा ही माशाल्लाह। तो कजन्स वगैरह जब भी कहीं फैमिली में जाता हूँ तो हेरिटेज में तो काफ़ी बिल्डिंग्स आ जाती हैं। जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया शालीमार बाग है, वो हर एक को पता है। मैं पर्सनैलिटीज़ पे काम कर रहा हूँ इस वक्त। लाहौर में जो 5000 अहम शख्सियात हैं, जैसे तारक अजीज़ साहब हो गए और भी जितने, अकलीम अख्तर रानी साहिबा थी, साहब के हवाले से, लेकिन वो कराची के हैं। तो जो लाहौर की पर्सनैलिटीज़ है ना, जो मदफून है मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में, उसमें अशफाक अहमद साहब भी आ जाएंगे। अशफाक अहमद साहब हैं, फैज़ अहमद फैज़ हैं, बानो कुदसियाँ हैं, मुनीर न्याजी हैं, वो जितने भी है, अदाकार अजमल हैं, अकमल हैं, रानी बेगम हैं, फिर दोस्त हैं। तो इस तरह मैं उनके सब की जितने भी हैं ना कतबे इकट्ठे करता हूँ। तो वो जब भी उनकी बरसी आती है या सालगिरह है तो उसको फेसबुक पे, सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म है ना, उन पे लगाता रहता हूँ। बिल्कुल, ये मतलब ये शौक में कहूँ, ये पैशन में कहूँ, ये जज्बा या एहसास, ये कब बेदार हुआ? ये मेरे हाल से बचपन से रिसर्च तो मैं करता रहता था। मतलब जब रात को नींद नहीं आती थी तो पंजाब असम्बली की वेबसाइट खोल ली, तो उसमें वो मैं देखता रहता था कि कितने पॉलिटिशियंस हैं। जैसे नेशनल असम्बली का है 342 हैं टोटल। तो ये बचपन से ही था। यानी ये शौक आपको देखे उस एज में कि जब अदरवाइज बच्चे मूवीज देख रहे होते हैं या कोई मैगजीन्स पढ़ रहे हो, तो आपको ये रिसर्च करने का शौक था? बिल्कुल जी, ये बचपन से ही था। मतलब न्यूज़पेपर, एकेडमिक रिकॉर्ड कोई इतना अच्छा नहीं है, लेकिन न्यूज़पेपर फर्क पड़ता है। हाँ, न्यूज़पेपर में लाजमी पढ़ता था। सही, मतलब लाइब्रेरी में जाके भी, अपने घर में भी, इवन के अपने फादर के साथ मेरी अक्सर बहस हो जाती थी। मतलब बचपन की बात बता रहा हूँ, जब अंडर मैट्रिक था। ठीक है। तो न्यूज़पेपर मैंने कभी भी नहीं छोड़ा, वो मैं लाजमी पढ़ता हूँ। और इसीलिए आपने फिर कॉलम्स लिखना शुरू किए। तो पहला जो आपने आगाज़ किया अपने प्रैक्टिकली इस काम का, थोड़ा सा ये बताइए कि वो पहला प्रोजेक्ट या पहला काम क्या था? पहला प्रोजेक्ट तो मैंने लाहौर के, जैसे अपने हेरिटेज की बात की ना, महाबत खान एक जर्नल थे, ठीक है, ये जहांगीर के ना, जहांगीर बादशाह के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, सही। उनके ऊपर मैंने लिखा था। वो मतलब आज भी किसी को नहीं पता, अभी रिसेंटली वॉल सिटी ने उसके ऊपर काम मुकम्मल करवाया। इनका मज़ार जो है मुगलपुरे में है ना, जीटी रोड पे, गास मंडी स्टॉप पे ना। तो पहला कॉलम तो मेरा उस पे था, लेकिन जो मेरी सीरीज चल रही है वो रहाइशगाह से आखिरी आरामगाह तक के है। अच्छा, मतलब कोई भी, जैसे तारक अजीज साहब का मैंने घर किया, तो उसकी आखिरी आरामगाह की, वो गार्डन टाउन में रहते थे, ठीक है, तो वो घर की पिक्चर ली, वो ली। फिर ओबियसली अगर आपसे बात करूँगा तो आप तो सारी अच्छाइयाँ ही बताएंगी पीटीवी की, तो उनके 2-3 दोस्तों से मिल लिया,
उनकी गली मोहल्ले के लोगों से मिल लिया, तो पूरा एक बना के ना रिसर्च करके तो उस पर मैं कॉलम भी लिखता हूँ, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह भी वो इस तरह अपलोड करता रहता हूँ। प्रोफेसर मोहम्मद असलम साहब ने भी इस हवाले से बहुत काम किया है, थोड़ा सा वो भी बताते हैं। बिल्कुल, वो उनको पायनियर समझा जाता है, हालांकि काम तो इससे पहले भी होता रहा है। बिल्कुल सही। अगर आप लाहौर की हिस्ट्री से बात करें तो तहकीकात चिश्ती जो है उसमें भी लाहौर के मज़ारात मतलब वो इसी कैटेगरी में था, लेकिन जो इसको कंपाइल किया है वो प्रोफेसर असलम साहब जिन्होंने बाकायदा मतलब जाके किया, और यही काम मैं कर रहा हूँ। मतलब अब आपने देखा होगा, मैं तनकीद नहीं कर रहा या क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, कि अब अक्सर जो रिसर्चर कर रहे हैं या राइटर्स भी कर रहे हैं, वो 4 किताबें रखी सामने, उसमें से 5वीं अपनी निकाल लेते हैं। तो जो मुझे कह लें, जो थोड़ा बहुत अगर नाम मिला है या कोई भी अगर कोई मुझसे राइटर कॉन्टैक्ट करता है, तो उसकी वजह यही है कि मैं हर जगह पे मेरी तस्वीर मौजूद है। मतलब मैंने वो कहीं से ली नहीं, मैं कब्रिस्तान खुद जाता हूँ, मेरा फुटवर्क है। ओके, बिल्कुल सही। अच्छा, तारिक अजीज़ साहब की बात आपने की, और जो शख्सियात के हवाले से आपने काम किया और कॉलम बनाया रिसर्च की, थोड़ा सा वो भी बताइएगा। और क्या चीज़ आपको नई जानने को मिली? एक होता है ना कि शख्सियात हैं, उनके बारे में हम जानते तो हैं, लेकिन फिर प्रॉपर रिसर्च करें तो क्या कुछ जानने को मिलता है? बहुत कुछ मिलता है। जैसे अब देखने में ये कब्रिस्तान है, तो जैसे मैंने पहले कहा कि मजाक उड़ाते हैं कि यार ये कब्रिस्तान क्या है, तो अभी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर टोटल कैमरा मैन तो सबको लगा के देखा जाए तो 50 लोग होंगे। अगर हम लोग देखें तो अगर मैं सवाल पूछूं कि इलामा इकबाल के बारे में बताएं, तो जस्ट वो इलामा इकबाल के बारे में कुछ भी नहीं जानते होंगे कि उन्होंने कितनी शादियाँ की हैं या क्या है, या जो भी उनकी पर्सनल लाइफ। वो पर्सनल लाइफ तो है, लेकिन जब आप हिस्ट्री में लिखते हैं ना, तो आपने हर चीज़ लिखनी है। बिल्कुल ठीक है। हर इंसान के 2 पहलू होते हैं, अच्छाई बुराई साथ साथ चलती है ना। ठीक है। तो अब कॉलम में हम लोग ये चीज़ तो नहीं लिखेंगे ओब्वियसली, जो उसकी पर्सनल लाइफ है। अच्छा, व्हाट इज़ द मोटिवेशन? एक होता है ना, एक आप काम तो परस्यू कर लिया, लेकिन फिर मोटिवेशन कायम दाइम रहना कि मैंने इसको आगे भी परस्यू करना है, वो क्या है? पहले तो बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब 2-3 टीवी शोज़ आए हैं, तो उसके बाद दोस्त भी, फ्रेंड्स भी वो लाइक करना स्टार्ट हो गए। मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा जो मोटिवेशन चाहिए होती है या आपको सपोर्ट चाहिए होती है ना, वो फैमिली में आपके कजन्स हो गए, ठीक है, वो उनकी चाहिए होती, वो बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, ऑब्वियसली टाइम लगता है, एक नई चीज़ है जो वो मेरी मतलब अपनी एकेडमी थी, एजुकेशन से ही रिलेटेड मेरी फील्ड है, तो वो हर कोई मजाक ही उड़ाता कि यार ये इतना पढ़ लिख के तो अब कब्रिस्तान में तो क्यों घुसा रहता है ना। तो लेकिन ये मेरी यही पहचान बन गया। जैसे आपने कहा कि इस फील्ड में ना, मतलब एज अ रिसर्चर आप देखें, अगर पोइट की बात करें तो वो हज़ारों में होंगे, ऐसा ही है, और रिसर्चर जो हैं वो भी तकरीबन लगा लें कि 100s में होंगे। सही। लेकिन जो कब्रिस्तान के कतबों पे काम करें इस टाइम पे पाकिस्तान में, वो टोटल 3 से 4 लोग होंगे, और उनमें से आप उनमें से एक मैं भी हूं। लेकिन ये अगर मैं बहुत सारे लोग जानना चाह रहे होंगे, ये आपका ब्रेड एंड बटर भी बन चुका है या नहीं, मैं जस्ट अपने शौक के लिए करता हूँ। बिल्कुल ठीक है, और मैंने कभी आज तक ये मतलब आज डिस्क्लोज करने लगा फैमिली में, मतलब मैंने बताया भी नहीं है वालदा को। तकरीबन मैं 7 से 8 लाख रुपया इस रिसर्च पे लगा चुका हूँ। अच्छा, ओके। अपने पास, जैसे वज़ीर आला थे पंजाब के सरदार ना, तो वो मैं स्पेशल, जैसे सारी खबरें लाहौर में तो नहीं है, मैंने पंजाब पूरा कवर कर रहा हूं, पूरे पंजाब को। लेकिन आप पंजाब को अभी इस वक्त कर रहे हैं कवर इस टाइम। लेकिन ख़वातीन साथ आप ये देखें कि जितना हो सके आप, यानी आपका पैशन है तो फिर शौक का कोई मोल नहीं है, और अगर आपको शौक है और पैशन है और यही करते करते बिल्डअप होता है, फिर आप ये आपका प्रोफेशन भी बन जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मैं ज़रूर आपसे ये जानते हुए, कॉलम्स की मैं बात करती हूँ, रिसर्च की भी बात करूँ, रिसर्चर्स तो बहुत सारे मिल जाते हैं, ऑथेंटिक रिसर्च ये कितना ज़रूरी है अपने बच्चों को बताना कि किताबों के साथ लगाओ? ज़रूरी है? सिर्फ हम लोगों के यहाँ बदकिस्मती है कि किताबों से भी और लाइब्रेरी से भी हम लोग दूर होते जा रहे हैं, थोड़ा सा बताते हुए। बिल्कुल ऐसे, किताब की अहमियत से आप डिनाई कर ही नहीं सकते। जैसे मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि यार तो जब इतने साल हो गए हैं रिसर्च करते हो तो अपनी बुक्स ले आ, तो उसकी अहमियत से हमें भी, जब आपने कोटेशन देनी है, किसी वीडियो में रेफरेंस देना है, तो ऑथेंटिसिटी तभी होगी जब आप रेफरेंस देंगे कि ये इस बुक से मैंने लिया है, एक जिससे भी आप उसे मेंशन कर रहे हैं। अब मैं मैक्सिमम 20 साल पीछे खुद बता सकता हूँ, जैसे मैं आज इस प्रोग्राम में आया हूँ तो मैं बता सकता हूँ जी कि ये यहाँ पे ये चीज़ें थी, लेकिन उससे पहले का मुझे नहीं पता 20 साल पहले क्या हुआ, तो मुझे बुक से ही रिलेट करना पड़ेगा, वहीं से रेफरेंसेस वगैरह जो है वो कोड करने पड़ेंगे। बिल्कुल सही। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप यंगस्टर्स को? बस यही है कि अपने बच्चों को जो भी वो करना चाहते हैं उन्हें करने दें, और लाइफ बड़ी शॉर्ट है वो, क्योंकि मेरा तो काम भी यही है कब्रिस्तानों में, तो जो कोई भी ओहदा है या आपका हुस्न है या कोई भी, तो वो टेम्परेरी है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल चंद लिमिट के लिए, हर चीज़ यहीं पे रह जानी है, बिल्कुल एग्जैक्टली यहीं पे है, तो प्यार बांटें, बस यही है, और पॉजिटिविटी फैलाएं। बिल्कुल सही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए, थैंक यू सो मच, और बहुत सारी दुआएं आपके लिए। थैंक यू सो मच। ख़वातीन नौज़ात, इसी के साथ ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ फरा अनवर मौजूद है, मलका तरन्नुम नूर जहां मैडम को ट्रिब्यूट पेश करते हुए, आ जाइएगा बहुत सारी क्लैप में।
कितने फूल खिले, कभी कहाँ न किसी से तेरे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने को, कभी कहाँ न किसी से तेरे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने को, कभी कहाँ न किसी से। दुआ बहार की मांगे तो कितने फूल खिले, दुआ बहार की मांगे तो कितने फूल खिले, कहीं चले वो चांदनी शब में उन्हें भुलाने को, न जाने कैसे खबर हो गए ज़माने को, कभी कहाँ न किसी से तेरे फसाने को, जाने कैसे खबर हो गए ज़माने को, कभी कहाँ न किसी से। ख़वातीन नौज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। और ख़वातीन नौज़ात, ये बड़ी अच्छी बात है, किसी भी बच्चे की शख्सियत मुकम्मल तभी होती है कि पढ़ाई के साथ आप स्पोर्ट्स में, और फिर स्पोर्ट्स को प्रॉपर तरीके से परस्यू कराया जाए तो एक ना सिर्फ फिज़िकली बच्चा या बच्ची फ़िट होते हैं बट मेंटली भी फ़िट होते हैं। और आप देखें कि फिर अब स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो पाकिस्तान ने हॉकी की बात करें जो हमारा कौमी खेल है, हम टेनिस की बात करें, स्क्वॉश की बात करें, क्रिकेट की बात करें, और एक दौर ऐसा था कि आप स्क्वॉश देख लें, आप हॉकी देख लें, क्रिकेट देख लें, हम तमाम के तमाम स्पोर्ट्स में सरे फहरिस्त होते थे, नोबडी कुड बीट अस। लेकिन करते 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 वक्त के साथ साथ हमने देखा। और फिर क्रिकेट की अगर हम बात करें तो क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो खेल कम
और हमारी जज्बाती वाबस्तगी उसके साथ ज़्यादा होती है, क्योंकि जो ख़वातीन शायद मेरे जैसी, मुझे तो खैर क्रिकेट की समझ बूझ है, लेकिन जिनको नहीं भी समझ बूझ मेरी फैमिली में, वो भी दुआएं कर रहे होते हैं पाकिस्तान की जीत के लिए। और फिर जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट में ऐसे ऐसे बड़े बड़े लेजेंड्स के जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और फिर उन लेजेंड्स ने अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए कि किस तरीके से यंगस्टर्स को ट्रेन करना है, यंगस्टर्स को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है। हमारे यहाँ बड़ा टैलेंट है, यकीन करें, क्रिकेट की बात करें और भी स्पोर्ट्स की, लेकिन बिलखसूस अगर क्रिकेट की बात करें तो बच्चों में इतना जज्बा है, इतना टैलेंट है कि अगर उनको राह रास्त पे लाया जाए, सही तरीके से गाइडेंस एंड काउंसलिंग की जाए, तो हर, मुझे लगता है आपको गली में से 15-15, 20-20 बच्चे जो हैं प्रॉपर क्रिकेटर्स मिल सकते हैं। इस हवाले से अब्दुल कादिर साहब का एक बहुत बड़ा नाम, हमारे मुल्क का एक ऐसा सरमाया, ही वॉज़ अ ग्रेट मैन, क्योंकि मैं पर्सनल कैपेसिटी में एज अ फैमिली भी उनको जानती हूँ, तो ही हैज़ डन वंडर्स। अब्दुल कादिर अकेडमी की जब हम बात करते हैं तो वो अकेडमी एक ऐसी अकेडमी है कि जो यंगस्टर्स को और छोटी उम्र से बच्चों को ट्रेन करने का एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। इसकी भाग दौड़ संभालते हुए अब्दुल कादिर साहब के साहबजादे हमारे सामने मौजूद हैं। सलमान कादिर को हम वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच सलमान। बहुत शुक्रिया आपका। जिसारत ये हुई है कि जो पहली शख्सियत है ना, उनका तारुफ जो है ना, मैंने लास्ट के लिए इसलिए रखा, अजहर जैदी साहब डांट भी मुझे सकते हैं, ये उस्तादों के उस्ताद हैं। बड़े क्रिकेटर्स को स्टार्स बनाने में अजहर जैदी साहब का जितना कमाल है, मैं समझती हूँ वो अपनी मिसाल आप है। और मोर देन 40 इयर्स का एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह, फॉर्मर मैनेजर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पूरी दुनिया में मैं ये समझती हूँ कि इनका एक नाम है, और इनसे बढ़कर कौन हमें बेहतर क्रिकेट के हवाले से बता सकता है और समझा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली अजहर जैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप नाराज होकर उधर देखना शुरू हो गए ना? नहीं, मैं नाराज, मैं घबरा गई। फिर आपने कहा डांट भी सकते हैं, मैं कहा आपको क्या, हम ऐसा करते नहीं जिस पे डांटा अच्छा, जैदी साहब का तो फिर ख़वातीन वज़ात, और एक तो तजुर्बा इतना, और उस तजुर्बे को दूसरों तक मुंतकिल करना। हम देखते हैं कि PNT जिमखाना एक ऐसी एकेडमी है सर, विद योर एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज़, माशाल्लाह जिस उम्दगी के साथ काम करें उस हवाले से भी हमने बात करनी है। और ख़वातीन वज़ात, PNT जिमखाना और अब्दुल कादिर अकेडमी के हवाले से कुछ अचीवमेंट्स आपकी नज़र? ख़वातीन वज़ात, हमारे साथ मौजूद है हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान सर अज़हर जैदी साहब। आपसे प्रोग्राम का और बात का, गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए, सर जितना टैलेंट हमारी नौजवान नस्ल में, लड़कों में, बच्चों में मौजूद है, आप तो गवाह हैं, आप तो विटनेस, आपने तो स्टार्स बनाए सर, थोड़ा सा बताते हुए इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने यहाँ बुलाया और हमेशा की तरह आप मुझे स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में बुलाती हैं। पाकिस्तान में आपको पता इतनी कभी भी शुरू में फैसिलिटीज़ नहीं थी कि बच्चों के पास जिम थी या क्रिकेट अकेडमीज़ थी, या लोगों को शौक़ था, और गली मोहल्लों में खेल के लोग ये टेनिस बॉल से और उधर खेलते थे। उसके बाद जब लेकिन जो टैलेंट था वो शुरू से एक कुदरती टैलेंट, नेचुरल टैलेंट जिसको कहते हैं, वो मौजूद था। क्योंकि हम इस वक्त, हम अगर सिखाने वालों में हैं तो कभी हम सीखने वालों में से भी थे, तो हमें पता है कि कैसे कैसे लोग थे, कितने कितने ऐसे किस्म के लोग थे जो सुबह से शाम तक अपने घरों से निकलते थे और बच्चों को सिखाते थे और शाम को अपने घरों में जाते थे। तो वहाँ से हमने भी ये चीज़ सीखी कि यार चलो जब तक तो खेलना है तो आप खेलें, लेकिन उसके बाद एक क्लब, एक टीम ऐसी बनाई जाए जहाँ हम लोगों को ट्रेनिंग दें, जहाँ लोगों को हम खिलाएं। और आप यकीन करें कि एक वक्त ऐसा था कि लोग आते थे कि जी बच्चा पढ़ता नहीं है, फिर एक वक्त ऐसा आया कि बच्चा खेलता नहीं है। तो कितना बड़ा फ़र्क पड़ा कि उन्होंने कहा कि यार, आपको मियाँ दाद का शायद वो जुमला याद होगा कि खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये पहले नहीं होता था, नहीं होता था। तो अब माशाल्लाह जो क्रिकेटर्स हैं और भी स्पोर्ट्स में, लेकिन ख़ास तौर पे क्रिकेट की बात मैं कर रहा हूँ, कि एक आपका नाम, शोहरत, पैसा, अब इसमें इतना इन्वॉल्व है कि आप भी माशाल्लाह वर्ल्ड कप देखते हैं, 20 का कर ले हैं, और बड़े टूर्नामेंट PSL है और बहुत सारी चीज़ें हैं। कमर्शियल इवेंट नाउ सर, कमर्शियल, और इसमें हर किस्म का आदमी इन्वॉल्व होता है। अगर स्टेडियम में मैच हो रहा हो तो आपने देखा होगा कि हर किस्म के आदमी को रोज़गार मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उस वजह से हमने भी एक क्लब बनाया, लेकिन मैंने एक क्लब बनाई है, इनके पास अकेडमी है, और क्लब का भी यही रोल तो यही है कि जो बच्चे, माँ बाप बेचारे चाहते हैं कि यार हमारा बच्चा कहीं खेले, तो हर जगह मेरा ख्याल है कहीं भी आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में कहीं भी जाएं तो
तो पहले अगर आपने भी कहीं एंकरिंग सीखनी होगा जी आप पहले इंटरव्यू दें, आप पहले बताएं आप क्या करते हो। तो इसी तरह क्रिकेट में भी है कि हम भी जब हमारे पास बच्चा आता है तो हम ये देखते हैं कि यार इसमें कुछ नेचुरल टैलेंट है, ठीक है, या ये मेहनत करके कुछ बनेगा। बिल्कुल दोनों किस्म की चीज़ें होती हैं। कुछ नेचुरल होते हैं कि वो हाथ घुमाते हैं तो पता लगता है कि यार ये तो ऑलरेडी इसको इतना कुछ समझ है, या फिर ये मेहनत करके बन जाएगा। बिल्कुल सही। तो लेकिन जब भी वो कॉलेज में जाएगा या किसी डिपार्टमेंट में जाएगा या उसको कोई रखेगा तो वो क्लब से ही बनता है। बिल्कुल ठीक है, वो एकेडमी से ही बनता है, तब वो इस काबिल होता है कि जाके ट्रायल दे सकता है। ट्रू। तो उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि यार अगर कोई गरीब बच्चा है, देखा ना आजकल, अब अगर इस वक्त आप ये सोच लें कि बैट की कीमत कितनी है तो आप सोच नहीं सकते शायद। सर एज लिमिट क्या है? अब आपके पास अप्लाई अगर करना है किसी बच्चे ने, कितने बच्चे होंगे? हमारे पास तो 17-18 साल से ऊपर के बच्चे हैं। ठीक है। इनके पास माशाल्लाह शुरू 4-5 साल से। मैं अब इसी तरफ मैं बता रहा हूँ ना कि लेकिन हमारे पास भी वो बच्चे आते हैं। और मैं आपके प्रोग्राम के वसातत से पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कह कि जो भी बच्चा ऐसा है जिसको क्रिकेट का शौक है, लेकिन शौक है और वो खेलना चाहता है और कुछ बनना चाहता है, बिल्कुल सही, तो फ्री ऑफ कास्ट आए हमारे पास। दैट इज अमेजिंग। समान, ये अब बड़ी अमेजिंग बात है कि छोटी सी उम्र में थोड़ा सा ये बताते हुए कि किस तरीके से बच्चे आते हैं और आप ट्रेन करते हैं। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। हमारे पास ना मेरे अंदाजे में 2 तरह के बच्चे आते हैं। एक पेरेंट्स जो है वो आजकल आपको पता है मोबाइल सिस्टम और ये कंप्यूटर से जान छुड़ा कर पेरेंट्स जो है ना बड़ी मुश्किल से उनको ग्राउंड भेजते हैं। ठीक है। तो और कुछ बच्चे हैं वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए खेलें, तो शौक़ के लिए भी खेलते हैं और जुनून के लिए भी खेलते हैं। और जहाँ तक रही एज ग्रुप की, तो हम ऐसे बच्चे को ज़रूर ले लेते हैं जो थोड़ा बहुत अपने आप को संभाल सके। ऐसा ना हो कि हमें बेबी सिटिंग करनी पड़े। बिल्कुल ठीक है। तो कि तकरीबन 7-8 साल का ऐसा बच्चा होता है कि वो अपने आप को थोड़ा बहुत मैनेज कर लेता है। फिर ऑनवर्ड जितना भी बड़ा बच्चा आना चाहे तो हमारे पास आता है, हम लोग कोशिश करते हैं फिर जब वो आ जाता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका इंटरेस्ट होता है कि वो किसी तरीके से बस बैट और बॉल में, अगर उसी से कोचिंग उसी पे स्टार्ट कर दें तो फिर वो बोर भी हो जाते हैं। तो हमारी कोशिश होती है थोड़ी सी कोचिंग, थोड़ा सा फन, फिर उस तरीके से अकॉर्डिंग टू उसके बच्चे के ऊपर कि उसको वो किस कैपेसिटी में है, अभी उसकी क्या एबिलिटीज़ हैं और वो कितना फ्लरिश कर सकता है, उस हिसाब से फिर हम लोग बच्चे को लेके चलते हैं। आपकी एकेडमी में इस वक्त कितने बच्चे मौजूद हैं? मेरा ख्याल है कि 250 अबव होंगे। 250। और ज़्यादातर यानी पंजाब से ही ताल्लुक़ रख रहे हैं, लाहौर से हैं? नहीं, हमारे पास पूरे पाकिस्तान से आते हैं बच्चे और जो है वो हम लोग सारे पूरे पाकिस्तान से बच्चों को एंटरटेन करते हैं। ये भी एक तासुर है ज़ैदी साहब कि एक दौर में ऐसा था कि लाहौर में ज़्यादा टैलेंट था, अब हम देखते हैं KPK की तरफ देखते हैं। थोड़ा सा आप भी बताते हुए कि आप फिक्स तो नहीं कर सकते कि फलां शहर से ज़्यादा टैलेंट आ रहा है। बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम तो खुश होते हैं। ठीक है। और अगर अब आप आके देखें, क्योंकि हमारा भी नेट इनके सामने ही है, आमने सामने ही। अच्छा, पड़ोसी हैं, बिल्कुल पड़ोसी हैं। हाँ, तो उसमें आप ज़्यादातर अब आप देखेंगे कि बहुत बहुत दूर से, लोअर दीर से, अपर दीर से पठानों की तादाद माशाल्लाह लाहौर में बहुत है माशाल्लाह। और वो मेहनत भी करते हैं, एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं बल्कि, और वो लाहौर के मुख्तलिफ क्लब्स में, मुख्तलिफ अकेडमीज़ में वो बच्चे भी उनके हैं और नो डाउट के मेहनती भी हैं। बिल्कुल ठीक। तो उसमें एक बच्चे को चाहिए भी यही कि शाम को अगर देखें जी 3-4 घंटे, 3 घंटे 4 घंटे तो डेफिनेटली है कि उसमें आपने अपना सर्व करना है, आपने एक्सरसाइज करनी है, प्रैक्टिस करनी है, बॉलिंग करनी, बैटिंग करनी, एक्सरसाइज करनी है, जो कोच ने ट्रेनिंग देनी है आपको वो भी आपने लेनी है। तो नो डाउट इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट अब बच्चे ले रहे हैं, ख़ासतौर पे क्रिकेट में, क्योंकि उनको पता है नाम भी बनता है, पैसे भी हैं। बिल्कुल ट्रू। तो बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है कि रातों को वेटरिंग कर रहे हैं लेकिन वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं। पैशन ऐसा है। उनके वालिद रिक्शे चला रहे हैं लेकिन बच्चे को वो छोड़ रहे हैं कि यार ये कुछ बन जाए। बिल्कुल सही। तो इसमें बुरी बात नहीं है, स्पोर्ट्स में आना, खेलना अपने घर के लिए, बल्कि हम तो जब मैच प्रैक्टिस हुई थी उसके बाद जब ट्रेनिंग भी देते हैं और बोलते भी हैं तो यही बताते हैं कि बेटा अब खत्म हो गया नेट, आप घर जाओ, आपकी वालिदैन आपका इंतजार कर, यानी लेकिन वो लगे रहते हैं, वो लगे रहते, कोशिश करते हैं कि रात भी अंधेरा, मगरिब की अजानें होती हैं, लेकिन जो कुछ बच्चे बेचारे मेहनत करते हैं रात को, वेटर पर करते हैं, कहीं जाके कहीं कॉल सेंटर में काम करते हैं, वो खेलने के शौकीन होते हैं और सारी रात वो जॉब करते हैं, प्रैक्टिस के लिए वो आते हैं 3 बजे 2:30 बजे, और इस गर्मी में, जिस गर्मी में कोई बंदा निकलता नहीं। सर ये जुनून आपने, जो अब हमारे पास स्टार्स हैं, क्रिकेटर्स मौजूद हैं, ये जुनून की कैफियत आपने किन किन, और आपका तो एक पूरा किताब लिख सकते हैं और उसकी बड़ी वॉल्यूम्स शायद हो सकती हैं, वो जुनून आपने किन किन हमारे स्टार्स में देखा? देखें स्टार तो बाद में बने,
पहले जुनून था। बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि ये जितने भी मैं जिनको जानता हूँ, मुझे ये भी जानता है, ये भी माशाल्लाह बिल्कुल अपने वालिद साहब की बात। तो नहीं, वैसे भी इसका भी अपना विजन है, माशाल्लाह देखते हैं कि हमने तो बस और किराया ना दे के चढ़ने वालों को देखा और अब पराडों पे देखा, तो वो एक इतना बड़ा गैप अगर आया उस गुर्बत से, उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो शो करते हैं कि नहीं यार, हमारी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था, गरीब होने से फैमिली बैकग्राउंड काउंट नहीं होता कभी भी। बिल्कुल ऐसे मुझे याद है, मुझे बताया भी जा रहा है, मैंने पढ़ा भी था एक जगह पे कि शोएब अख्तर साहब ने कहा था कि जब व्हेन ही केम टू द ग्राउंड तो ही डिडंट हैव मनी फॉर द बस एज वेल, तो वो जिस तरीके से आए थे और सारा, तो बहुत सारे बंदों ने, अब्दुल रज़ाक साहब ने कहा था कि मैं एक वकील के साथ लगा हुआ था, चाय लाता था और जो चाय बचती थी वो मैं पी लेता था बाद में, तो वो चीज़ें। लेकिन मेरा इसमें अभी भी इस प्रोग्राम के वसाता से भी मैं कहना चाहता हूँ कि खुदा करे कि जिस तरह वो आए थे उसी तरह वो लोगों के लिए तरगीब दें उनको, और उनको बताएं कि वो किस तरह आए थे और किस तरह लोग आप आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई लाख रुपए वाला बल्ला होना चाहिए और पराडो होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो बनता है ना वो गरीब बच्चा बनता है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। जितने बड़े प्लेयर बने हैं ना, जिनके बहुत सारे प्लेयर आते हैं हमारे, उनके बैग में मेरा ख्याल है सैंडविच भी होता है, कोई जूस की बोतल भी होती है, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बेचारे वहाँ नलके से जाके पानी पीते हैं, लेकिन उनको मेहनत करने की ज़्यादा आदत होती है और वो बन के भी दिखाते हैं। बिल्कुल सही। सलमान देन आपका तो आपके वालिद साहब की वजह से, हम आपके भाई को भी देखते हैं, फिर आप खुद भी, एक लेगेसी है ना ऑब्वियसली, अब्दुल कादिर साहब का एक स्टैचर, आपने अपने वालिद साहब को देखा कंटिन्यूसली काम करते हुए, एंड ही बीइंग एम्बेसडर, ऑब्वियसली आप पाकिस्तान से बाहर जाते तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते, और उनका एक बहुत बड़ा नाम क्रिकेट की दुनिया में। आप किस तरह से देखते हैं जो पोटेंशियल बच्चों में, और ये तो छोटी एज है ना, डू यू थिंक दिस इज़ द राइट एज कि जिसमें टैलेंट है यहाँ से आगाज़ हो जाए इस एज से? जी देखें, इसमें ना दो चीज़ें हैं। अगर एक बच्चा 8-9 साल की उम्र में शुरू हो जाता है, पेरेंट्स की जो इन्वेस्टमेंट है या बच्चों का जो टाइम लगा होता है, वो आप एक बुरी सोसाइटी से बच जाता है बच्चा। क्योंकि देखें, पेरेंट्स की कोशिश होती है अच्छे स्कूल में उनको पढ़ाया जाए, जब वो स्कूल से वापस आते हैं तो वो ज़ोहर मतलब 2 बजे से लेके मगरिब तक हमारा टाइम होता है, उसमें हमारी कोशिश होती है कि उनको अच्छे एटमॉस्फेयर में रखा जाए। वो मगरिब के बाद तकरीबन घर पहुँचते हैं। मगरिब के बाद बच्चा जब ये सारी एक्सरसाइज के बाद 5-6 साल ये एक्सरसाइज कर लेगा, तो मेरा ख्याल है उसके पास मगरिब बाद टाइम नहीं मिलता कि वो और कुछ एक्टिविटी करे, तो वो सोएगा, नेक्स्ट डे वो स्कूल के लिए फिर तैयार होगा। तो मेरा ख्याल है 4-5 साल किसी की ज़िंदगी में एक लगे हों, वो मेरा ख्याल है कि उनकी उसकी आदत बन जाती है, तो एक अच्छा इंसान, एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनने का चांसेस। साथ साथ जो बच्चे इतना टाइम लगा लेते हैं उनका फिर पता भी चल जाता है आए ये प्रोफेशनली बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये मेरा ख्याल है कि जो पेरेंट्स का एक मैं तो इन्वेस्टमेंट इसलिए कहूँगा क्योंकि ऑब्वियसली पेरेंट्स ने उनको पहुँचाना है, उसके ऊपर एक्सपेंस करना है, तो एक अच्छाई में हो जाता है। ज़रूरी नहीं है हर बंदे ने पाकिस्तान के लिए खेलना है, और मतलब जो बच्चे नहीं खेल पाते तो एटलीस्ट उनको एक ज़िंदगी का डिसिप्लिन वाइज उनको एक एक्सरसाइज का शौक़ पड़ जाता है, वो और बुराई से बहुत ज़्यादा बच जाता है। आजकल आपको पता है जैसे स्ट्रीट्स का माहौल है और मोबाइल्स का है, इंटरनेट का है, तो मेरा ख्याल है कि बच्चों के लिए एक बहुत हेल्दी एक्टिविटी, मैं ये अक्सर पेरेंट्स से बात करता हूँ, मैं कहता हूँ क्रिकेट के ऊपर इसलिए नहीं कहेंगे आपको, शायद मुझे कोई इंटरेस्ट है एकेडमी चलेगी, पढ़ाई के साथ साथ ज़रूर आप बच्चों को कोई ना कोई एक्टिविटी कराएं। होता क्या है यहाँ पर थोड़ा सा जो हमारा ट्यूशन सिस्टम है, वो स्कूल के बाद फ़ौरन बच्चों को जो उस्ताद है ना, वो क्या कहते हैं, उसने सुबह 7 बजे उठना होता है, स्कूल जाता है, वो कहता है यार मैं ज़ोहर के बाद नमाज बच्चों को पढ़ाऊँ और घर जाऊँ। ऐसा ही है, वो बच्चों को टाइम ही नहीं देते, पेरेंट्स को डराया होता आपका बच्चा वीक हो गया, फलाना हो गया। मैं यहाँ पे ज़रूर एक बात कहूँगा पेरेंट्स को कि प्लीज़ अपने बच्चे को 2-3 घंटे दें रिलैक्स होने के लिए। देखें, सुबह से उठा हुआ बच्चा स्कूल गया, स्कूल के बाद फिर आपने ट्यूशन पे डाल दिया, उसको ज़रूर डालें ट्यूशन पे अगर ज़रूरत है, लेकिन वो मगरिब के बाद, ताकि उसको थोड़े मेंटली भी उसको सुकून मिले। वो बच्चा जो ट्यूशन पढ़ाने वाले लोग हैं ना, वो ज़्यादा थोड़ा सा इसमें ज़रूर तंग करते हैं। और वो ये कथासिस होता है ना, आप अपना थोड़ा सा ज़रा रिलैक्स करने के लिए, और बच्चा तो ग्रोइंग एज में, अज़ीज़ ज़ैदी साहब ये भी ज़रूर जानते हुए कि मुझे याद है हमारे बचपन में सर, अब बच्चा बच्ची को तो फ़र्क को तो हम बाद में साइड पे रखते हैं ना, स्पोर्ट्स हुआ करती थी प्रॉपर तरीके से स्कूल्स में भी। और मुझे याद है कि समर कैंप्स में, अब तो गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, तो समर कैंप्स में प्रॉपर मुझे याद है मेरी वालदा हम सारे बहन भाइयों को कैंप्स में डालती थी, और उसमें हेल्दी आउटडोर एक्टिविटीज़ होती थी, हम खेला करते थे। मैं टेनिस बहुत अच्छी खेलती थी, मैं स्विमिंग बहुत अच्छी करती थी। अब हम देखते हैं बदकिस्मती के साथ वो जो बच्चे हैं वो घर की 4 दीवारी की हद तक महदूद रह गए। आपको लगता है कि इस तरह बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट पे कितना असर पड़ेगा?
असर मेरा ख्याल है कि जिस तरह सलमान ने कहा कि बात बिल्कुल सही है कि बच्चे को हर आदमी ने पाकिस्तान का प्लेयर नहीं बनना होता, लेकिन अच्छा इंसान बन सकता है, एक फिट बंदा बन सकता है। जब आप मोहल्ले से निकल रहे होते हैं हर बंदा देख रहा होता है कि यार ये बंदा एक्सरसाइज करने जा रहा है, ये बंदा क्रिकेट खेलने जा रहा है। मैं किसी की बात नहीं करता, अपने ग्रैंड सन की बात करता हूँ, वो काफ़ी माशाल्लाह मॉडलिंग में छोटा सा है, 10-11 साल का, तो वो नेट पे भी जाता है। अच्छा, मैंने कहा आपने मेरी तरफ इशारा किया, मैं 10-11 की नहीं हूँ, नेट पे भी जाता है मेरे साथ क्रिकेट में। तो उसके किसी प्रोड्यूसर ने कहा कि यार आप इस तरह शो करो, इस तरह। उसने कहा मैंने मॉडल नहीं बनना, मैंने क्रिकेटर बनना। एक्सेलेंट। तो मैं क्रिकेट का मेरा शौक है, तो एक पैशन है। और जब आप टीवी पे देखते हैं 5-5 दिन टेस्ट मैच में, तो लोग उस तरह की चीज़ें सीखते हैं। और जब उनको लोग ऑटोग्राफ देते देखते हैं, उनके पीछे भागते हुए देखते हैं फोटो को, तो एक बच्चों को होना चाहिए। और बिल्कुल इसने सही कहा कि वालिदैन को ये सोच के बिल्कुल नहीं देखना चाहिए कि मेरा बेटा कब टीवी में आएगा। ऐसा ही है। ऐसे नहीं आएगा टीवी में, मेहनत करेगा तो टीवी में भी आएगा, बल्कि टीवी वाले उनके पास जाएंगे इंटरव्यू करने। बिल्कुल सर, इससे सोशल प्रेशर भी तो बढ़ता है ना बच्चे बच्चे पे। आपका थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ कि अभी आपने बात की आउटडोर एक्टिविटीज़ की। देखें, बदकिस्मती से कोई सिस्टम नहीं है स्कूल्स की ग्राउंड्स का। जब आप छोटी थी या मैं छोटा था, हमारे स्कूल का एक बहुत बड़ा ग्राउंड होता था। ऐसा ही है। आज मैं उस जगह से गुजरता हूँ तो सारे स्कूल्स की बिल्डिंग बन गई है। तो बात यह है कि वो बच्चों की एक्टिविटी खत्म ही होगी आउटडोर की। ऐसा ही है। अब वो छोटे छोटे घरों में स्कूल खुल गए, तो गवर्नमेंट को चाहिए कम से कम एक ऐसी शर्त रखें कि बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी करानी है, इतना ग्राउंड होना चाहिए, और स्कूल्स अच्छा खासा चार्ज करते हैं। बिल्कुल। और मुझे तो लगता है कि मैं सॉरी बात की कथा कलामी की माफ़ी, कि पेरेंट्स को इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए, बाकी चीज़ें तो साइड पे रखें, कि आप इस तरह के जो गलियों में स्कूल खुल जाते हैं जिनके कोई ग्राउंड्स ही नहीं है, वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, क्या सिखाएंगे, क्या समझाएंगे, ये समझना बहुत ज़रूरी। अज़ीज़ ज़ैदी साहब, बिफोर वी वाइंड अप द सेगमेंट, सर आप दोनों से कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी, सर आप इतने अरसे से काम कर रहे हो, फिर जो कैंप है, जो पूरा आपका एक एकेडमी चल रही है, सर कोई इंस्पिरेशनल ऐसी स्टोरी जो आज भी आपको याद हो, किसी बच्चे की, किसी सक्सेस स्टोरी अगर हम बात करें? बहुत बच्चों की मुझे तो याद है, मैं तो पूरी किताब लिखी हुई है मैंने। सर जो पहले जहन में जो एक आती है, मैं सबसे बड़ी बात अलीम डार की करूँगा, जो वर्ल्ड क्लास और 3 दफ़ा बेस्ट एम्पायर ऑफ द ईयर हुए। वो लाहौर में आए थे, उसके बाद वो माशाल्लाह 16 साल मेरे साथ ही मेरे घर में ही रहे, और क्रिकेटर थे, और बनने भी क्रिकेटर आए थे, वसीम अकरम और वो इकट्ठे इस्लामिया कॉलेज में दाखिला लिया था उन्होंने। तो उन्होंने कहा जी कि मैंने पाकिस्तान का क्रिकेटर बनना है। सही। तो कोशिश की उन्होंने काफ़ी, और मैंने फिर जब देखा कि यार उस वक्त सकलैन मुश्ताक ऑफ स्पिनर थे और डार साहब भी ऑफ स्पिन ही कर रहे थे, तो मैंने कहा यार स्पिनर आसानी से जगह नहीं छोड़ते अपनी, तो आपको कोई मौका मुझे लगता नहीं। हालांकि वो विल्स कप का भी बेस्ट फील्डर भी हुआ था और बैट्समैन भी अच्छा था, ट्रॉफी भी खेली है। तो मैंने कहा कि आप अंपायरी की साइड पे आ जाएं, अंपायर का। ठीक है। तो उसके बाद पाकिस्तान में अगर इंसाफ के शोबे में 3 दफ़ा बेस्ट अंपायर ऑफ द ईयर ICC के हुए, तो इससे बड़ी बात और नहीं हो सकती। ऐसा ही है कि वो आए गुजरांवाले से, जंग में पैदा हुए, यहाँ आए, यहाँ से लाहौर आए, लाहौर में उन्होंने क्रिकेट शुरू की, लेकिन बन गए वो अंपायर। 19 साल उन्होंने ICC की अंपायरिंग की, और ये बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए, और उसने नाम यहाँ तक बुलाया। तो उससे क्या हुआ कि उससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ, या जो आप कह रही हैं कि आपको ये, मैं एक शादी में था तो उन्होंने कहा जी टीवी देखें, अलीम डार साहब आ रहे हैं। तो वो अलीम डार साहब आए, तो उनको फर्स्ट अंपायर ऑस्ट्रेलिया में मिल रहा था, अंपायर ऑफ द ईयर का इनाम। तो उन्होंने कहा जी ये जो मुझे मिला है प्राइज़, ये मैं डेडिकेट करता हूँ अज़हर ज़ैदी साहब को। तो डेट वाज द डे कि मैंने कहा यार अगर कुछ किया है या किसी को समझाया है या किसी ने समझा है, तो शायद उसका अवार्ड मुझे ये मिल गया। बिल्कुल। तो इस तरह की बहुत सारे लोग हैं, अब्दुल रज़ाक है, इमरान नज़ीर हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनको अल्लाह का शुक्र है आज भी वो, एहसन रज़ा साहब इस वक्त ICC में अंपायर है, उनका भी ताल्लुक मेरी क्लब से ही है, वो अलीम डार की जगह उन्होंने ली है। और अज़हर ज़ैदी साहब की जो सबसे बेहतरीन बात यह है कि वो खुद बताते कभी भी नहीं है, और जिस तरीके से, जिस आजी, जिस इंकसारी के साथ ये लोगों को स्टार्स बना रहे हैं, ये बड़े ज़र्फ वाली बात है। सर थैंक यू सो मच एज ऑलवेज, आपका बहुत शुक्रिया। सलमान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपसे एक मैसेज प्लीज़ लेते हुए कुछ कहना चाह रहे थे आप। अच्छा, मैं नसीम शाह की ज़रूर बात करूँगा यहाँ पर। नसीम शाह अब्दुल कादिर क्रिकेट एकेडमी में तकरीबन 7-8 साल पहले आया। ठीक है। और देखते ही उसके अंदर एक कुदरती जो टैलेंट, जो प्लेयर ज़्यादा आप देख लें ना, अगर रेशो निकालें तो 90% टैलेंटेड ही प्लेयर आगे आता है। ठीक है। 10% मेहनत करके लोग आगे आ जाते हैं। तो उसको जब देखा तो फील हुआ कि बहुत टैलेंटेड है, लेकिन जो मुश्किल
वक्त उसने गुजारा है, मैं उसके गांव भी गया हूँ, वो पहाड़ों पे वो खेलता रहा, ऐसा ही है। लाहौर आकर जिस मुश्किल से उसने अपने आप को सरवाइव किया, जिस मुश्किल के साथ, तो आज जो वो पाकिस्तान के लिए वो खेल रहा है, तो ये एक मेरे ज़हन में, क्योंकि सवाल ऐसा था तो मेरे ज़हन में एक चल रहा था कि मैं आपको इस पे ये आंसर देता। बिल्कुल, और ये ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ हैं जो तमाम यंगस्टर्स को, और सिर्फ ख़वातीन साथ, ये स्टोरीज़ जो होती हैं क्रिकेट की हद तक, क्रिकेट के मैदान की हद तक महदूद नहीं। आप ज़िंदगी के बाकी प्रोफेशन में भी, किसी भी काम में आप कोई कदम रखना चाहते हैं तो वो पहला कदम ही मुश्किल तरीन होता है। तो ये स्टोरीज़ आपको हेल्प कर सकती हैं किसी ना किसी तरीके से, बल्कि हर तरीके से आगे बढ़ने के लिए। अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए सलमान, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू अज़ीज़ साहब, बहुत शुक्रिया, आपका थैंक यू सो मच। शेफ अनम हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू अनम, आपका भी। फरा, थैंक यू सो मच। ख़वातीन हज़रात, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। प्लीज़ खुदारा अपने बच्चों को पढ़ाई, लेकिन साथ साथ स्पोर्ट्स, और फिर स्पोर्ट्स में उनको फलने फूलने दें, एंड लेट देम टेक देयर टाइम। ये बड़ा ज़रूरी है। हर चीज़ रेस नहीं है, हर चीज़ कंपटीशन नहीं है। हर बच्चे की अपनी स्पीड है ग्रोथ की, उसको ग्रो कर लेने दें अपनी स्पीड नेचुरली। प्लीज़, ये एक मैसेज है एक माँ होने की हैसियत से। मैं खुद भी एक माँ हूँ, मैं अपनी बेटी को जिस तरह देखती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी पेरेंटिंग में, जितने भी माँ बाप हैं, उसी ज़िम्मेदारी के साथ जो लोग काम करें, ये काबिल सताइश बात है, लेकिन लेट देम ग्रो ऑन देयर ओन। थैंक यू सो मच। अब तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़ हमारी तरफ से। लेकिन जाने से पहले फ़रा की आवाज़ में मलका तरन्नुम नूर जहाँ मैडम को ट्रिब्यूट पेश करते हुए आ जाएगा। बहुत सारी क्लैप में। सुरमैया जल की तरह रात फैली है तेरे, सुरमैया जल की तरह चांद निकला है तुझे ढूंढने, पागल की तरह रात फैली है तेरे, सुरमैया जल की तरह चांद निकला है तुझे ढूंढने, पागल की तरह रात फैली है। खुश्क पत्तों की तरह लोग उड़े जा